अगर हम लास्ट क्लास में बात करें, अब बिल्कुल ध्यान से सुनना है, जिसको थोड़ा सा दिक्कत था कि मैम थोड़ा सा रिकैप दे दीजिए, तो बिल्कुल ध्यान से बच्चों प्यार से सुनना है चीजों को, ठीक है, ध्यान से सुनना है। अब चीजों को देखिए, अगर हम बात करें, लास्ट क्लास में मैंने बोला था कि हम ना अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चों पढ़ने वाले हैं, मतलब हम शुरू करने वाले हैं रिएक्शन मैकेनिज्म को, है ना, रिएक्शन मैकेनिज्म को हम शुरू करने वाले हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म को शुरू करने से पहले, मतलब रिएक्शन मैकेनिज्म ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस के मैकेनिज्म को सीखेंगे कि कोई रिएक्शन है वो किस तरीके से प्रोसीड करेगी, कोई रिएक्शन है वो किस तरीके से प्रोसीड करेगी, ये मैकेनिज्म हम सीखने वाले हैं। मतलब इस चैप्टर को पढ़ने के बाद ना हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, अच्छा ये रिएक्शन इस तरीके से है, कौन सा बॉन्ड हमें कहाँ बनाना है, कौन सा बॉन्ड हमें तोड़ना है। अगर ओवरऑल हम इसके एप्लीकेशन के बारे में बात करें तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद में बेटा तुम्हारे माइंड में ना एक चीज क्लियर हो जाएगी, कौन सा बॉन्ड तो हमें बनाना है, कहां से बनाना है, कौन से बॉन्ड को हमें तोड़ना है, ये चीज यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। सो लास्ट क्लास में हमने सिर्फ रिएक्शंस के बारे में देखा कि बेसिकली रिएक्शंस है वो क्या होती हैं। तो एक बेसिक सा कंसेप्ट कि कोई रिएक्शन है बेटा कुछ नहीं है, बस एक पॉजिटिव नेगेटिव की इंटरेक्शन का रिजल्ट है, जिससे क्या होता है कि नेगेटिव चार्ज वाले पॉजिटिव के पास में भागते हैं, पॉजिटिव वाले नेगेटिव के पास में भागते हैं, वो एक दूसरे के साथ में कोलिजन करते हैं, जिससे उनके बीच में क्या होते हैं, डिस्टॉर्शंस होते हैं, उस डिस्टॉर्शन की वजह से बॉन्ड टूटते हैं और बॉन्ड बनते हैं, उसी को हम नाम देते हैं रिएक्शन का। कौन से बॉन्ड टूटेंगे, कौन से बॉन्ड बनेंगे, ये हमें इस चैप्टर में देखना है। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम चीजों को पढ़ते हुए जाएंगे कि मैम कौन सा बॉन्ड तो हम बनाएंगे, कौन सा बॉन्ड हम तोड़ेंगे, है ना। तो ये चीज हमें इस चैप्टर में बेटा वन बाय वन धीरे धीरे, जैसे एक एक सीढ़ी को चढ़ के हम टॉप फ्लोर तक जाते हैं, इसी तरीके से एक एक स्टेप को पढ़ के हम अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉप फ्लोर तक जाएंगे, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हम टॉप फ्लोर तक जाएंगे। तो ये चीज हमने सीखी। उसके बाद में एक सिंपल सा एक ओवरव्यू हमने देखा था रिएक्शन का, कि कोई आपको यहाँ पे ना सबस्ट्रेट गिवन होगा बेटा, और सबस्ट्रेट में हम यहाँ पे डालेंगे कोई रिएजेंट, और लास्ट में मुझे यहाँ पे ऑब्टेन होगा, क्योंकि सबस्ट्रेट और रिएजेंट की रिएक्शन में क्या, प्रोडक्ट। अब उसका आंसर भी हमने देख लिया था कि कोई प्रोडक्ट है वो हमें किस तरीके से ऑब्टेन होता है। तो मैंने आपको बताया था कि इस रिएजेंट और सबस्ट्रेट में आके होती है यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। तो जनरली हम अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इस पॉजिटिव और नेगेटिव की इंटरेक्शन के साथ में ही डील करेंगे। यहीं पे हमें रिएक्शंस है वो, यहीं से हम अपनी सारी रिएक्शंस है वो क्लियर करेंगे। बट मैंने आपको बोला था कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव से ही हम रिएक्शन एक्सप्लेन करेंगे। दूसरा मेथड रिएक्शन को करने के लिए, पहला मेथड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन से कोई रिएक्शन हो सकती है बेटा, दूसरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से हो सकती है, थर्ड यहाँ पे हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल पे भी हमें रिएक्शन देखने को मिल जाती है, ठीक है ना। हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस रिएक्शन में भी हमें रिएक्शन देखने को मिल जाती है। बट अपनी पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो मोस्टली हम मेथड यूज करने वाले हैं, जो अपनी रिएक्शंस को हम डिफाइन करेंगे, वो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, मतलब सिर्फ हम पॉजिटिव और नेगेटिव देखेंगे। इस एमओटी का आपको हल्का सा थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। मैं तुम्हें ये नहीं बोल रही हूँ बेटा कि यहाँ पे ना आपको पूरी की पूरी एमओटी आनी चाहिए, पूरी की पूरी रिएक्शन को ना हम एमओटी से एक्सप्लेन करेंगे, नो। हम यहाँ पे इतनी एमओटी सीख लेंगे रिएक्शंस की, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से एक्सप्लेन करना, हम इतना सीख लेंगे कि अगर हम एडवांस लेवल मतलब मास्टर्स में जाके रिएक्शंस में अगर कोई एमओटी इन्वॉल्व हो उसको हम कर सके, ठीक है ना। रिएक्शंस में मतलब मास्टर्स में जाके अगर कोई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इन्वॉल्व है उसको हम कर सके, ठीक है। तो ये चीज हमें देखनी है। मोस्टली हम अपनी 95% रिएक्शन को इसके साथ में हम एक्सप्लेन कर देंगे। उसके बाद में मैंने तुम्हें बोला था कि एक रिएजेंट नाम की बला है। रिएजेंट दैट मीन्स कि रिएजेंट जो सबस्ट्रेट के साथ में रिएक्शन करता है और लास्ट में मुझे क्या ऑब्टेन होता है बेटा, प्रोडक्ट। अब वो रिएजेंट हम देख रहे थे, तो हमने उस रिएजेंट को क्लासिफाई करा था किसमें, इस रिएजेंट को हमने क्लासिफाई करा था कि न्यूक्लियोफाइल, या तो हमें न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे एरो पे हमें मिलेंगे, या फिर हमें यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है वो बेसिकली एरो पे मिलेंगे, यानी कि न्यूक्लियोफाइल या फिर इलेक्ट्रोफाइल।
अब यहाँ पे अगर हम बात करें न्यूक्लियोफाइल यानी कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, इलेक्ट्रोफाइल यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। बेटा न्यूक्लियोफाइल के बारे में हमने आइडिया ले लिया था लास्ट की क्लास में, आई होप आप सभी लोग उसको पढ़ के आए होंगे। आज की क्लास में हमें कंटिन्यू करना है अपने इलेक्ट्रोफाइल से। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, जिसके पास में इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, कमी है। ठीक है, तो ये था रिव्यू हमारा, ओवरव्यू लास्ट क्लास का, जो हमने हल्की हल्की सी चीजें देखी थी। स्टीरियो केमिस्ट्री में 2 लेक्चर रह गए हैं, कंप्लीट करके ये चैप्टर पढ़ने के बाद कंटिन्यू करें। दीपांशु बेटा अगर आपके 2 लेक्चर रह गए हैं तो कोई बात नहीं, आज आप इस लेक्चर को लीजिए। आज अगर आपके पास में टाइम बचे तो स्टीरियो का 1 लेक्चर कंप्लीट कर लीजिए, कल कर लीजिए, अदरवाइज बैकलॉग हो जाएगा बहुत ज्यादा। ठीक है, अब देखो आज की क्लास में हमें क्या डिस्कस करना है। न्यूक्लियोफाइल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज बेसिकली बेटा हमें इलेक्ट्रोफाइल के बारे में बात करनी है। कॉन्सेप्ट ऑफ लिविंग ग्रुप, मैम आपने लिख तो दिया कॉन्सेप्ट ऑफ लिविंग ग्रुप, हमें तो पता ही नहीं है कि ये लिविंग ग्रुप क्या है। अभी आपको सिर्फ ये देखना है कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ लिविंग ग्रुप है, ये मेरा काम है आप लोगों को एक्सप्लेन करना। उसके बाद में कुछ चीजें हम एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे, न्यूक्लियोफाइल वर्सेस बेस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये तो बस एक ओवरव्यू है। चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोफाइल के बारे में बेटा हम बात करनी शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोफाइल यानी कि इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, और फाइल का मतलब क्या होता है, लविंग। ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में देख ली थी। मतलब ये इलेक्ट्रॉन लविंग है, खुद क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं बेटा। दीज आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, यानी कि ये बेचारी गरीब है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इनके पास में इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इनके पास में इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो जनरली ये जो इलेक्ट्रोफाइल्स हैं, या तो आपको ये पॉजिटिव चार्ज, जिनके ऊपर डायरेक्टली आपको क्या मिले, पॉजिटिव चार्ज मिले। अब जैसे ही आपको पॉजिटिव चार्ज मिल गया तो पॉजिटिव चार्ज को तो देखते ही हम समझ जाएंगे कि पॉजिटिव चार्ज मीन्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इन नेचर, इसके पास में इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। अरे किसी के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है वो दे थोड़ी ना सकता है ना, दे थोड़ी ना सकता है। हो सकता है सौरभ, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, तो यानी कि पॉजिटिव चार्ज जिसके ऊपर आपको डायरेक्टली क्या दिख रहा हो, H+। अब H+ कहां से आ सकता है बेटा, H+ आपके पास में HCl से आ सकता है, HBr से आ सकता है, HI से आ सकता है, H2SO4 से आ सकता है, H3O4 से आ सकता है। ठीक है, H3O4 से, HNO3, मतलब जितने भी आपके पास में एसिड्स हैं सारे के सारे सोर्स ऑफ H+ की तरह बिहेव करेंगे। तो H+ यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो कहीं पे आपको H+ मिल जाए, दैट मीन्स ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। NO2+, ये भी किसकी तरीके से, इलेक्ट्रोफाइल। NO+ इलेक्ट्रोफाइल। SO3H+, ये जनरेट कैसे होते हैं वो आगे हम 1 by 1 ही देखेंगे अपनी रिएक्शन मैकेनिज्म में। उसके बाद में यहाँ पे PHN2+, दीज आर द इलेक्ट्रोफाइल। उसके बाद में आपने देखा होगा क्या, कार्बोकटाइन। कार्बन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, कार्बोकटाइन। यानी कि कार्बोकटाइन है 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, कहने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ओवरऑल हम कैसे पहचान सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल को, मैम जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हमें नजर आ रहा है। पॉजिटिव चार्ज नजर आ रहा है, दैट मीन्स वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगी। क्या मैम न्यूट्रल वाले इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं बेटा, बिल्कुल। पॉजिटिव चार्ज के साथ साथ जो न्यूट्रल है, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं है, वो भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर सकते हैं। कंडीशन है वहां पे भी इलेक्ट्रॉन की कमी होनी चाहिए। कैसे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं किसकी, BH3 की। आप सभी ने पढ़ा है बॉन्डिंग में कि BH3 है, इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। कमी कितने की है बेटा, 2 की। होने कितने चाहिए, 8। इलेक्ट्रॉन रिच तो है नहीं, तो ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, बट ये न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, बट दिस इज द न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। उसके बाद में अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल BF3, दिस इज आल्सो इलेक्ट्रोफाइल। मतलब ऐसे स्पीसीज जिसके पास में 6 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है, जिसके पास में इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास में AlCl3 हो गया। इनको हम जनरली लोइस एसिड्स का भी नाम देते हैं, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एक्सेप्ट करते हैं।
बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद में देखो FeCl3 6 इलेक्ट्रॉन नहीं है, बट स्टिल दिस इज द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इन नेचर, क्योंकि ये सारे के सारे आपके क्या है, लुईस एसिड्स हैं। AlCl3 भी आपका क्या है, लुईस एसिड है। BH3 BF3 दीज ऑल आर द लुईस एसिड, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, है ना, एक्सेप्ट करते हैं। यानी कि FeCl3, AlCl3, SnCl4, ठीक है, BF3, जिसके पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की आपको कमी नजर आएगी। उसके बाद में फर्दर यहीं पे इसी को मैं कंटिन्यू कर रही हूं बेटा, इसी न्यूट्रल को मैं यहां से कंटिन्यू कर रही हूं। फॉर एग्जांपल आपके पास में क्या हो, कार्बीन। कार्बीन का नाम सबने सुना होगा। कार्बीन यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। इसको मैं आगे बढ़ाऊंगी कि कैसे ये जनरेट होती है, कैसे 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज ये जनरेट होती है, ठीक है। कार्बीन है, 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होती है। कार्बन के पास में 6 इलेक्ट्रॉन है, NH3 इज द लुईस बेस, 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये भी हमारा न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है। उसके बाद में बेटा यहाँ पे आपको नजर आएगा नाइट्रीन। नाइट्रीन यानी कि ये भी क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो बेसिकली ये भी क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इसके पास में भी इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, कमी होती है। उसके बाद में अगर हम बात करें फ्री रेडिकल्स, फ्री रेडिकल किसको बोलते हैं, जब कार्बन के ऊपर एक ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पे कार्बन ने 3 बॉन्ड बना लिए, बट 4th बॉन्ड की जगह यहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ध्यान से कैलकुलेट करो इसको। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां, 2 इलेक्ट्रॉन यहां, 2 इलेक्ट्रॉन यहां और 1 इलेक्ट्रॉन यहां, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन है। और साफ साफ आप सभी को नजर आ रहा होगा कि मैम चाहिए कितने, हमें 8 है। कितने बेटा यहाँ पे, 7। कमी कितने की है, 1 की, मतलब ये भी हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ। तो फ्री रेडिकल को भी हम किसमें काउंट करते हैं, किसमें काउंट करते हैं बेटा, इलेक्ट्रोफाइल। किसको काउंट, किसमें काउंट करते हैं हम, इलेक्ट्रोफाइल में। सो बेसिकली यानी कि ऐसे जिनके ऊपर आपको पॉजिटिव चार्ज नजर आ रहा है, न्यूट्रल वाली स्पीसीज जिनके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। दूसरी चीज, आगे बढ़ते हैं इसी इलेक्ट्रोफाइल में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ठीक है। मैम ये एग्जाम्पल ना मुझे न्यूट्रल नजर आ रहा है, सबको न्यूट्रल नजर आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल नजर आ रहा है। इलेक्ट्रोफाइल मैम अभी आपने बताया या तो इसके पास में पॉजिटिव चार्ज हो, या इसके पास में इलेक्ट्रॉन की कमी हो, या फिर ये लुईस एसिड हो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एक्सेप्ट कर सके, है ना, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एक्सेप्ट कर जाए। CO2 तो इसमें से कुछ भी नहीं है। अब मुझे आप ये बताइए कि CO2 हमारा इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है, ये हमें समझ नहीं आ रहा। अगर मैं इसको यहां से देखूं तो ऑक्सीजन के ऊपर तुम्हें यहाँ पे लोन पेयर भी नजर आएंगे। तो ऐसी स्पीसीज में बेटा हम इसको प्रॉपर इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में काउंट नहीं करते हैं, बट यहाँ पे ना हम इसके ना इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर और न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर भी आपके पास में प्रेजेंट होगा, मतलब जहां पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, और इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर भी आपके पास में प्रेजेंट होगा, दोनों प्रेजेंट होगा। तो आपको देखना आना चाहिए कि कौन सा इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है और कौन सा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है, कौन सा इलेक्ट्रॉन रिच और कौन सा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। मैम हमने पढ़ा है कि कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम है, इसलिए इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज। इस पूरे को हम इलेक्ट्रोफाइल नहीं बोलेंगे, बट ये जो कार्बन आपको नजर आ रहा है ये किसकी तरीके से बिहेव करेगा, ये बिहेव करेगा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के तरीके से, या फिर हम बोलेंगे इसको इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर या फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज अटैक करने आ रही है, ध्यान से सुनना मेरी बात, यानी कि यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिच मतलब न्यूक्लियोफाइल, अगर कोई अटैक करने आ रहा है, यहां डेल्टा पॉजिटिव यहां डेल्टा नेगेटिव, ये कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, बॉन्ड ऊपर की तरफ टूटेगा, ठीक है। तो यहां पे क्या आया हमारे पास में, एक तरफ लग चुका है न्यूक्लियोफाइल और एक तरफ आएगा O-। इस तरीके से ये रिएक्शन हमें देखने को मिलेगी। मतलब यहां पे हम एक सेंटर डिफाइन कर रहे हैं कि मेरे पास में एक सेंटर अवेलेबल है जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। और ऐसा नहीं है आपसे कोई पूछे कि न्यूक्लियोफिलिक सेंटर ये ऑक्सीजन के लॉन पेयर है, ये अटैक किस तरीके से करेंगे किस तरीके से नहीं करेंगे, दैट इज द
डिफरेंट पार्ट ऑफ अवर रिएक्शंस, वो हमारी रिएक्शंस का डिफरेंट पार्ट है, बट अभी हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर में चूज कर रही हूँ, दैट्स वाई मैं इसको किसमें लिख रही हूँ, इलेक्ट्रोफाइल में लिख रही हूँ, ठीक है ना, इसलिए मैं इसको किसमें लिख रही हूँ, इलेक्ट्रोफाइल में। देखो इसके पास में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है, सुनो ध्यान से, अगर हमारे पास में एग्जामिनर ने दे दिए 4 एग्जाम्पल्स और हमसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग विल बिहेव एज अ इलेक्ट्रोफाइल, मतलब इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है या कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है, ऐसे पूछ लिया। 3 एग्जाम्पल्स में नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है, मतलब वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव ही नहीं कर सकते। चौथे एग्जाम्पल में बेटा आपको दे दिया CO2, तुम बोलोगे कि मैम लोन पेयर भी है, कार्बन के ऊपर चार्ज भी है, तो हम इसको किसमें कंसीडर करें, बेटा वी विल गिव आंसर अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन। तीनों में है ही नहीं कुछ भी, एक फोर्थ में मुझे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज नजर आ रहा है, तो उसी को मैं अपना इलेक्ट्रोफाइल कंसीडर कर लूंगी। इस तरीके से हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एकदम बिल्कुल अपने दिमाग में बांध लो इस बात को कि जब भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर सॉल्व करेंगे, दिस इज नॉट लाइक फिजिकल, दिस इज नॉट लाइक इनऑर्गेनिक कि हम कुछ फॉर्मूलेज या रिएक्शन हम याद कर लेते हैं और उसको हम याद मतलब उसी से हमारा काम चल जाएगा। नो, बिल्कुल भी नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हमेशा हम अटेम्प्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस, कि ऑप्शन में क्या है उसी तरीके से अपने दिमाग को हमें सोचना है। और मेरी बोली हुई बात आपको ज्यादा क्लियर तब होगी तब मैं आपको और ज्यादा क्वेश्चंस है वो इनसे रिलेटेड कराऊंगी। मतलब यहाँ पे दोनों है, बिल्कुल सौरभ, वी कैन से दोनों यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद में देखिए फॉर एग्जाम्पल, पहले हमने यहाँ पे CO2 के बारे में बात करा, यहाँ पे कार्बन डाइसल्फाइड है। कार्बन डाइसल्फाइड में अगर मुझे कोई बोल दे कि कोई इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज आ रही है तो वो कहां पे जाके अटैक करेगी, डेफिशिएंट के ऊपर। तो यानी कि अगर हमसे कोई पूछे कि कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, ये स्टार वाला इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है मैम, यहां पे मैं जाके अटैक करवा दूंगा। चलो ठीक है भाई, कोई बात नहीं। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एल्डिहाइड है तो आप सभी को नजर आ रहा होगा ये वाला इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। अगर यहाँ पे हमें कोई दे दे कीटोन तो आप सभी को नजर आ रहा होगा ये वाला इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। अगर आपको कोई दे दे यहाँ पे एनहाइड्राइड, ठीक है, तो आप सभी को नजर आ रहा होगा ये कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। यहां पे ये हमारा किसके तरीके से डेल्टा पॉजिटिव चार्ज की तरह ये यहां से बिहेव कर रहा है। उसके बाद में बेटा यहाँ पे CH3C ट्रिपल बॉन्ड N दे दिया जाए तो इधर वाले कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, इधर वाले कार्बन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज। तब मैंने आपको न्यूक्लियोफाइल करवाया था, न्यूक्लियोफाइल कराया था, तो मैंने तुम्हें बोला था कि जो ये नाइट्रोजन के लॉन पेयर हैं, इट कैन बिहेव एज अ न्यूक्लियोफाइल। बिल्कुल ऐसे भी स्पीसीज हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट दोनों सेंटर अवेलेबल हैं। दे कैन बी बिहेव एज अ इलेक्ट्रोफाइल, दे कैन बी बिहेव एज अ न्यूक्लियोफाइल, ये आपको क्लियर होना चाहिए। दे कैन बी बिहेव एज अ इलेक्ट्रोफाइल, दे कैन बी बिहेव एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो ये वाला जो सेंटर है ये कौन सा हुआ बेटा, हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। ये कौन सा हुआ यहाँ पे, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। और ये कौन सा हुआ यहाँ पे, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, जैसा हमारा CO2 में भी था। बट क्या होता है ना, क्योंकि ऑक्सीजन है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू किसके, सॉरी ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू किसके, नाइट्रोजन के। और हम GOC में पढ़ते हुए आए हैं जिसकी जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता है ना। तो नाइट्रोजन है वो ऑक्सीजन से इजीली अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो दे देता है, इजीली है वो नाइट्रोजन है वो इजीली अटैक कर देता है। ये छोटे छोटे कंसेप्ट, कौन इजीली अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा कौन नहीं देगा, ये हमारा बेस है बेटा, ये हमारा फंडामेंटल्स है। ये आपके सारी चीजें हैं वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। सो दीज आर द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई दे दे आपको CH3 CH2 Cl, मैम मुझे नजर आ रहा है यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, तो ये वाला जो सेंटर है दिस विल बिहेव एज अ इलेक्ट्रोफाइल। उसके बाद में हम आगे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ इस तरीके से ये इपॉक्साइड दे दिया जाए तो इधर क्या आएगा बेटा, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे क्या आएगा, डेल्टा नेगेटिव चार्ज। तो ये सेंटर, ये जो सेंटर है वो हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। दोबारा से सुनो, जिसके ऊपर ज्यादा कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारे पास में प्रेजेंट है, जिसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आपको नजर आ रहा है, दैट विल बिहेव एज अ इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। या फिर मैं कॉमन वर्ड्स में बोलूं तो आप सिंपल अपने दिमाग में रख सकते हो
कि वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। उस कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को हम अपनी केमिस्ट्री की टर्म्स में नाम दे देते हैं किसका? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर का। हम उसको किसका नाम दे देते हैं बेटा? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर का। उसके बाद में आगे देखिए, यानी कि यहां पे ये स्पीसीज थी। फॉर एग्जाम्पल कुछ इस तरीके की स्पीसीज हमें दे रखी है, यहां ऑक्सीजन, सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। मैम अभी अभी आपने बताया है ये तो लोन पेयर है, लोन पेयर है, यहां आएगा डेल्टा पॉजिटिव, यहां आएगा डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा नेगेटिव। घबराने की जरूरत ही नहीं है, ये वाला इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, ये वाला इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, दैट्स इट। घबराने की जरूरत ही नहीं है, आ गया हमारे पास में निकल के इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। अब जरूरी नहीं कि ये वाला एग्जाम्पल हो, कोई भी एग्जाम्पल, इनको पढ़ने के बाद में आप इतनी तो अंडरस्टैंडिंग बना लोगे कि अगर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आ रहा है तो वो कहां अटैक करेगा, वो कहां अटैक करेगा? ऑब्वियस सी बात है, जहां पे उसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम दिखेगी, जहां पे उसे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज कम दिखेगा, वो वहां अटैक करेगा। मैंने तुम्हें पहले भी बोला था, ऑर्गेनिक इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्टेबिलिटी। ठीक है ना? मतलब जो इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन रिच के ऊपर जाके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट अटैक करेगा, डेफिशिएंट के ऊपर इलेक्ट्रॉन रिच अटैक करेगा। उस बीकर में घुलने के बाद में हमें नहीं पता चलता बेटा कौन किसके ऊपर अटैक कर रहा है, बस ये एक वे है आपको बताने का। बस इतना हमें पता है, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होती है, दोनों एक दूसरे के पास में जाके अटैक करते हैं। हमें नहीं पता कौन किसके ऊपर कौन अटैक कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है या न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, सबस्ट्रेट अटैक कर रहा है या फिर कौन अटैक कर रहा है ना? ये हमें नहीं पता, बीकर में घुलते हैं। दिस इज अवर रियल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हम लैब में काम करते हैं। आपने लैब में भी देखा होगा, हम सबस्ट्रेट या रिएजेंट को मिक्स करते हैं, हमें नहीं पता सबस्ट्रेट जाके उसके ऊपर अटैक करता है या न्यूक्लियोफाइल, हमें तो बस फाइनल प्रोडक्ट मिलता है, सिर्फ उसको हम एरो से दिखा देते हैं, दैट्स इट। सिर्फ हम उसको क्या कर देते हैं? एरो से दिखा देते हैं। आई होप आपको थोड़ा सा इलेक्ट्रोफाइल के बारे में आपको आइडिया लग गया होगा कि अगर मैं आपसे पूछूंगी कि बताओ कौन सा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है जहां पे मैं न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराऊं, तो आपको आइडिया हो गया होगा। जैसे कि अगर हम एक एग्जाम्पल के साथ में देखें तो वो एग्जाम्पल मैं यही लिख देती हूं, ध्यान से सुनना। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने रिएक्शन कराई CH3Cl की प्लस OH माइनस की, तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन रिच की तरह बिहेव कर रहा है। इसको क्या चाहिए? कहां? जहां पे मुझे पॉजिटिव चार्ज दिखेगा। क्यों भाई? जहां पे इसे पॉजिटिव चार्ज दिखेगा वहीं जाके अटैक करेगा। तो इधर देखो, इस कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज, बट मुझे पता है अगर OH माइनस क्लोरीन के पास में गया, उसके ऊपर तो क्या है? नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो क्लोरीन के पास में OH माइनस बिल्कुल नहीं जाएगा, तो ये कहां जाएगा? कार्बन के पास में। यही है, बिल्कुल बेसिक सी चीजें समझ लो, पूरी ऑर्गेनिक समझ में आ जाएगी। और यहां से Cl को निकालेगा, तो यही तो चीज थी, सिर्फ OH प्लस Cl माइनस। क्लियर है सबको? अब जल्दी फटाफट कमेंट करके बताइए कि कोई भी रिएक्शन हो, क्या आप उसका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पहचान लोगे या नहीं पहचानोगे? ये बताओ जल्दी, पहचान लोगे या नहीं पहचानोगे? ये बताओ जल्दी। किसी को कोई डाउट? जब तुम में से किसी को कोई डाउट नहीं आएगा ना, तुम ये बोलोगे यस मैम, यस मैम, यस मैम, बिल्कुल क्लियर क्लियर, तब मेरा पढ़ाना सफल हो जाएगा। कितने अच्छे बच्चे हो, कितना अच्छा लग रहा है। मैम आफ्टर कॉन्जुगेशन ऑक्सीजन कैन बी डीलोकलाइज एज अ इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। आफ्टर कॉन्जुगेशन कोई किस में बात कर रहे हो बेटा? आपका कमेंट ऊपर चला गया, एक बार दोबारा लिखो उसको। आप किसको बात कर, किस में, कौन से एग्जाम्पल में बात कर रहे हो? अरे और एग्जाम्पल आएंगे, तुम टेंशन मत करो, टेंशन मत लो, और एग्जाम्पल्स आएंगे, ठीक है? यही काम है मुझे, तुम्हें सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिखाना है, ठीक है ना? सिखाना है बिल्कुल अच्छे से, और कंसेप्ट्स को खोल खोल के, ठीक है ना? देखो दो चीजें होती हैं, एक होती है हमारी क्या बोलते हैं उसमें, स्मार्ट स्टडी, एक होती है बेटा गधा स्टडी। जो टॉपिक, जिस टॉपिक हमारे बेस बनाएगा, जो टॉपिक हमें लाइफ टाइम काम आएगा, उसमें कभी भी हमें शॉर्टकट नहीं अप्लाई करना चाहिए, ठीक है ना? ये रिएक्शंस एक बार अगर आप कंसेप्ट को सीखोगे ना और रटोगे, तो रटने के बाद में और भूल जाओ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको समझ में आएगी।
थोड़ा सा हो सकता है कि एक दो बार चीजें आपको ना समझ में आए, बट मैं हूं यहाँ पे, आई विल रिपीट दैट पॉइंट, ठीक है, हो सकता है। बट अगर आपने एक बार समझ लिया ना, तो ना नेट में दिक्कत होगी बेटा आपको, ना गेट में दिक्कत होगी। चीजों को आपको समझना है, आपको ये नहीं करना है कि बस मेरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाए, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऑर्गेनिक में पहले आपको कंसेप्ट क्लियर करना है, क्वेश्चन ऑटोमेटिकली अटेम्प्ट हो जाएंगे, ठीक है ना, क्वेश्चन ऑटोमेटिकली अटेम्प्ट हो जाएंगे, प्रीवियस ईयर मेरा करवाने की भी जरूरत नहीं है, आप खुद से करो। चलिए भाई आगे चलते हैं, ठीक है, तो ये चीज हमें समझ में आ गई मैम, चलिए ठीक है, हमें समझ में आ गया कि आपने हमें एक रिएक्शन बताई थी। रिएक्शन क्या बताई थी कि एक जनरल सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ट्रेंड है कि आपको यहाँ पे सबस्ट्रेट दिया जाएगा, रिएजेंट दिया जाएगा और लास्ट में प्रोडक्ट दिया जाएगा। उसके बाद में बेटा हमने ये बोला था कि एक बार हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि हम अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैन वी मेक OH मेक अ बॉन्ड विद क्लोरीन इफ वी गिव द मोर इलेक्ट्रॉन। मुस्कान उसी पे आ रही हूँ बेटा, मैं उसी पे आ रही हूँ, शांति रखो, ठीक है। सबस्ट्रेट रिएजेंट प्रोडक्ट, उसी पे इस जस्ट इसके बाद उसी पे हम बात करेंगे, उसी पे बात करेंगे जो आपका डाउट है, ठीक है मुस्कान। सबस्ट्रेट रिएजेंट और प्रोडक्ट, इस रिएजेंट के बारे में मैं बात कर चुकी हूं कंप्लीटली, इसको हम ऑलरेडी क्लासिफाई कर चुके हैं। या तो आपको इलेक्ट्रोफाइल, मतलब या तो ये आपको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मिलेंगे या फिर ये आपको इलेक्ट्रॉन रिच मिलेंगे, यानी कि न्यूक्लियोफाइल। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन हमें कैसे देखने को मिलती है, इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के बीच में। उसी को बस हम अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या केमिस्ट्री की टर्म्स में थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज्ड टर्म्स में ध्यान, मतलब स्टैंडर्डाइज्ड टर्म्स की तरह हम उसको पढ़ रहे हैं, ताकि हमें लगे ना कि हम सिर्फ ऊपर ऊपर से, हमने कॉमनली कोई अच्छा वर्ड तो यूज ही नहीं किया है इनके लिए, तो हमने यूज कर लिया अच्छा वर्ड क्या, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। अब हम बात करते हैं बेटा सबस्ट्रेट की, कि सबस्ट्रेट हमें कैसे ऑब्जर्व होंगे, ठीक है। सबस्ट्रेट है वो बेसिकली हमें कैसे ऑब्जर्व होंगे या सबस्ट्रेट हमें कैसे देखने को मिलेंगे, तो उसी बारे में हम एक बार बात कर लेते हैं। एक मिनट रुको, बस ये क्या हो गया है, रुको 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 रुको, कहां गया, ठीक है, इधर देखें। सबस्ट्रेट, अभी हम बात करते हैं किसके बारे में, सबस्ट्रेट के बारे में। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, अभी हमें किसके बारे में देखना है, सबस्ट्रेट के बारे में देखना है। अगर मैं बात करूं सबस्ट्रेट की, तो सबस्ट्रेट भी बेटा या तो आपको इलेक्ट्रॉन रिच मिलेंगे, मतलब जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा प्रेजेंट है, या फिर जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है, या फिर ये जो सबस्ट्रेट है वो आपको क्या मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सबस्ट्रेट है उसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने आएगा या न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आएगा, फटाफट कमेंट करो। जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सबस्ट्रेट है उसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराओगे या न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराओगे। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब इलेक्ट्रॉन्स की कमी है इसके पास में, तो रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल इसके ऊपर अटैक करने आएगा या न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आएगा, जल्दी बोलो फटाफट। अगर हमारे पास में सबस्ट्रेट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, सबस्ट्रेट के ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो यहां पे अटैक कौन करने आएगा, डेफिनेटली जो इलेक्ट्रॉन रिच है। इलेक्ट्रॉन रिच का मतलब क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रॉन रिच का मतलब क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल। इन दोनों के बीच में मुझे यहां पे रिएक्शन देखने को मिलेगी। अगर यहाँ पे सबस्ट्रेट बेटा इलेक्ट्रॉन रिच है, मतलब उसके पास में ऑलरेडी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है, उसके पास में ऑलरेडी, मेरे पास में और जब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है, और जब ऑलरेडी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है, तो यहां पे जो अटैक करने आएगा वो करने आएगा इलेक्ट्रोफाइल। आई बात समझ में। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं एल्कीन की, ठीक है, एल्कीन की, तो एल्कीन को मैम हमने काउंट किया था किसमें, इलेक्ट्रॉन रिच में। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से मेरी बात को सुनो, यहां से तुम्हारे माइंड में और भी क्वेश्चन आएंगे, उनको भी हम टैकल करेंगे। यानी कि इसको हमने काउंट किया था इलेक्ट्रोफाइल में, इसकी मैं रिएक्शन करवा रही हूं किसके साथ में, H+ के साथ में, तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन रिच है वो किसके ऊपर अटैक करेगा, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जाके अटैक करेगा। ध्यान से सुनो, ये जो इलेक्ट्रॉन रिच है वो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जाके अटैक करेगा, तो दोनों के बॉन्ड है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाएगी, एक कार्बन के साथ में लग जाएगा हाइड्रोजन, और दूसरे कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा रही है, तो दूसरे के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, है ना, वो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब ध्यान से सुनो,
कई बच्चों को यहां पे ये डाउट आएगा कि मैम ये जो सेंटर है डबल बॉन्ड प्लस H प्लस, एरो पे आपने लिख दिया H प्लस, आपने तो बोला था कि एरो पे सिर्फ हम रिएजेंट ही लिख सकते हैं, यहां पे आपने एल्कीन लिख दी और इस एल्कीन को आपने हमें न्यूक्लियोफाइल में पढ़ाया है, तो ये सबस्ट्रेट कहां से हुआ, ये सबस्ट्रेट है वो कहां से हुआ। जरूरी नहीं है बेटा कि जो इलेक्ट्रॉन रिच है वो सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, वही सबस्ट्रेट आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव कर सकता है, वही सेम स्पीसीज, और वो आपकी नॉर्मली उसको हम सबस्ट्रेट भी बोल सकते हैं। ऐसा कहीं किसी किताब में नहीं लिखा है कि ये जो है वो हमेशा ये सबस्ट्रेट ही होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल नहीं हो सकता। क्योंकि पहली बात देखो, एल्कीन में हम H प्लस डालेंगे, एल्कीन में हम H प्लस डालेंगे, वहां पे एक रिएक्शन को लिखने का वे होता है कि सबस्ट्रेट, रिएजेंट और फाइनल प्रोडक्ट। जब तुम इसको बीकर में मिक्स करते हो तो सिर्फ वहां पे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चलती है कि वो रिएक्शन होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन की वजह से, इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के ऊपर बेटा जाके अटैक करेगा। वहां पे कोई सबस्ट्रेट और रिएजेंट नहीं होता है, ये सिर्फ लिखने का तरीका होता है। ओवरऑल जो रिएक्शन है वो इलेक्ट्रॉन रिच और डेफिशिएंट में होती है, इलेक्ट्रॉन रिच और डेफिशिएंट में होती है। कई लोग इसको ऐसे लिख देते हैं कि यहां पे H प्लस लिख दिया और यहां पे डबल बॉन्ड लिख दिया, कोई बात नहीं, यहां पे सोर्स ऑफ H प्लस लिख दिया, यहां पे एल्कीन लिख दी, कोई बात नहीं। किसी रिएक्शन में एल्कीन है वो एरो से इधर, किसी रिएक्शन में जो एल्कीन है वो एरो के ऊपर। आपने देखी होगी बहुत सारी रिएक्शंस। तो जरूरी नहीं है कि ये जो सबस्ट्रेट है वो न्यूक्लियोफाइल नहीं हो सकते, वो हो सकते हैं न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रॉन रिच एंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। सबस्ट्रेट यानी कि जो एरो के इधर है वो भी हमारे इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकते हैं, वो भी हमारे किसकी तरीके से, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकते हैं। सिर्फ एक वे है, सिर्फ हमने एरो से इधर वाले स्पीसीज को नाम दे दिया है किसका, सबस्ट्रेट का, यानी कि वो रिएक्ट कर रहा है रिएक्शन में रिएक्टेंट का। इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट से इसका कोई लेना देना नहीं है, बस हमने उसको क्या नाम दे दिया, ये सबस्ट्रेट का। अब दोबारा देखो, जिसको क्लियर नहीं है ध्यान से सुनो। हमने इसी एल्कीन को न्यूक्लियोफाइल में पढ़ा था और इसी एल्कीन को मैं इस रिएक्शन में एरो के इधर रख रही हूं। पहली चीज ये, इसी रिएक्शन में इस एल्कीन को मैं एरो के इधर रख रही हूं। एरो के इधर वाले को हम क्या नाम देते हैं, सबस्ट्रेट। किसी रिएक्शन में ये जो एल्कीन है वो एरो के ऊपर भी हो सकते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है ना। एरो के इधर वाले के जस्ट एक ये नोटेशन है, ये जस्ट एक ये नोटेशन है कि एरो के ऊपर वाले को हम जनरली रिएजेंट की तरह बोल देते हैं कि ये रिएजेंट की तरह काम कर रहा है, इधर वाले को हम सबस्ट्रेट बोलते हैं बेटा, और जो हमें फाइनल मिलता है उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। बट जब ये रिएक्शन हमारी बीकर में होती है तब कोई सबस्ट्रेट और रिएजेंट नहीं होता है, तब वहां पे सिर्फ रिएक्शन होती है इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की। इलेक्ट्रॉन रिच जाएगा अटैक करेगा किसके ऊपर, जाके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के ऊपर। सिर्फ एक रिएक्शन के लिखने का वे होता है कि सबस्ट्रेट इधर, रिएजेंट इधर और प्रोडक्ट इधर। तो ये इलेक्ट्रॉन रिच भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी हो सकता है, इसमें आपके न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल भी हो सकते हैं, इसमें आपके इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल भी हो सकते हैं। बस रिएक्शन इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। आप किसी पर्टिकुलर सबस्ट्रेट को आप एरो के ऊपर रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस इधर वाले को तुम एरो के इधर रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारी रिएक्शंस में आपने देखा होगा कि जो एल्कीन में अब की बार यहां लेके चल रही हूं, कई रिएक्शंस में आप देखोगे जो जैम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको यहां पे एरो में डाल देते हैं। मतलब क्या हुआ कि इसके साथ में रिएक्शन करी गई है, दैट्स इट। उसके साथ में क्या की गई है, रिएक्शन की गई है। बस उसको सिंपली हम नोटेशन दे देते हैं कि हाँ, अगर हमने इसको एरो से इधर रखा है ना तो ये हमारा सबस्ट्रेट ही है, और जो चीज हमारी एरो के ऊपर है वो रिएजेंट है। ऐसा नहीं है कि सबस्ट्रेट को हम एरो के ऊपर नहीं रख सकते, वो रख सकते हैं, वो सिंपल नोटेशन है बेटा, कुछ लेना देना नहीं है, इसमें आपको कभी कंफ्यूज नहीं होना है। तो जिस बच्चे का वो क्वेश्चन था ना कि क्या मैं इसको इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल बोल सकता हूं या नहीं बोल सकता, बिल्कुल हो सकते हैं भाई, बिल्कुल हो सकते हैं। ये सिर्फ नोटेशन है, ध्यान से सुनो, ये सिर्फ हमारी नोटेशन है। सबस्ट्रेट, रिएजेंट, प्रोडक्ट। रिएजेंट भी बेटा आपको इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मिलेंगे, सबस्ट्रेट भी बेटा आपको इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मिलेंगे। सिर्फ आपको ये देखना है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन रिच, कौन सा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। सिर्फ वहां पे आपको इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की क्या करानी है, हमें रिएक्शन करानी है, दैट्स इट, दैट्स इट।
सबस्ट्रेट भी आपको इलेक्ट्रॉन रिच इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मिलेंगे, रिएजेंट भी आपको इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मिलेंगे। अब ये जो रिएजेंट है वो आपका एरो से इधर भी उधर भी, वो कोई फर्क नहीं पड़ता हम किसको रिएजेंट बोलेंगे किसको हम सबस्ट्रेट बोलेंगे, हमारी जस्ट रिएक्शन हो रही है। देखो इधर कि यानी कि यहाँ पे ये कार्बोनिल है ना, कार्बोनिल है, इधर हमने इसकी रिएक्शन कराई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में RMgX, तो यहां से हमारा क्या बना R और OH बना। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, इस कार्बन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव और नेगेटिव की यहां से रिएक्शन हो रही है। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव की यहां पे रिएक्शन हो रही है। ये सबस्ट्रेट भी आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, मतलब ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है। ठीक है, ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है, और ये क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है। ये क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है। तो इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की ही हमें रिएक्शन यहाँ पे देखने को मिल रही थी। Definitely UV, definitely. So here only we have the reaction between electron rich and electron deficient. आपको कंफ्यूज ही नहीं होना है कि कौन सा इलेक्ट्रोफाइल कौन सा न्यूक्लियोफाइल। Why we are studying this electrophile and nucleophile? Just try to understand कि which one having the positive charge and which one having the negative charge, because our reaction is going to be take place between the positive and negative. That's it. This is all about the reactions. आपको समझ आया है नहीं आया ये बताओ मुझे जल्दी से। बिल्कुल बेटा बिल्कुल, क्योंकि देखो ये हमने इलेक्ट्रोफाइल में काउंट किया था ना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब तुम में से कई लोग बोलेंगे मैम नहीं ये रिएजेंट है, इसको एरो पे लिखो। वो सिर्फ एक सिस्टमैटिक वे है आपको समझाने की। रिएक्शन आपकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन रिच, हमसे कोई ये नहीं पूछेगा इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना मैम। दो इलेक्ट्रोफाइल सेंटर में कौन सा सेंटर न्यूक्लियोफाइल को, जो देखो दो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, दोनों के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, जिसके ऊपर ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा बेटा पहली प्रेफरेंस होगी न्यूक्लियोफाइल वहां जाके अटैक करे। जिसके ऊपर कम डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा वो पहले रिएक्ट नहीं करेगा। तो यही है पहले आओ पहले पाओ की फिनोमेना, पहले आओ पहले पाओ की फिनोमेना। इसी तरीके से जो न्यूक्लियोफाइल के ऊपर ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो पहले अटैक करेगा, ठीक है, और ज्यादा किसके पास होगी कम किसके पास होगी ये हमें देखना आता है। कहां से सीखा हमने, ये हमारा जीओसी का कंसेप्ट है, ठीक है, ये हमारा जीओसी का कंसेप्ट है। बस आपको इतना देखना है कि अगर इलेक्ट्रॉन रिच है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट आके अटैक करेगा, बस उस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को हम इलेक्ट्रोफाइल का नाम दे देते हैं। अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिच है तो उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट आके अटैक करेगा, अगर कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन रिच आके अटैक करेगा। दैट्स इट, ठीक है ना, दैट्स इट। बस रिएक्शन को लिखने के लिए यहां सबस्ट्रेट बोल देते हैं, यहां रिएजेंट बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम इसको ऐसे लिखेंगे, हम यहाँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिख सकते हैं, यहाँ हम कार्बोनिल भी लिख सकते हैं एरो के ऊपर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम दोनों के एक साथ रिएक्शन कराते हैं, मिक्सअप करते हैं, कोलिजन्स होते हैं, कोलिजन्स के बाद में हमें रिएक्शन देखने को मिलती है, ठीक है, कोलिजन के बाद में रिएक्शन हमें देखने को मिलती है। अब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, फॉर एग्जाम्पल CH3Cl है बेटा, प्लस कोई यहां से अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है डेल्टा पॉजिटिव चार्ज तो न्यूक्लियोफाइल आके इसके ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा। बस आपको ये देखना है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन रिच कौन सा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, दैट्स इट, ठीक है ना, कौन सा इलेक्ट्रॉन रिच कौन सा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, दैट्स इट। अब चलिए आगे, अभी हमने ये सीखा कि सबस्ट्रेट पे बेटा आपके पास में इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो सकते हैं, ठीक है ना, सबस्ट्रेट भी हमारे पास में इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट अवेलेबल हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पे इलेक्ट्रॉन रिच सबस्ट्रेट हुआ तो कौन आके अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल, और अगर यहां पे हमारे पास में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सबस्ट्रेट हुआ, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सबस्ट्रेट हुआ, इलेक्ट्रॉन रिच हुआ तो इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करेगा, सॉरी, और अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सबस्ट्रेट हुआ तो यहां पे आके हमारा कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल, है ना, न्यूक्लियोफाइल। अब देखो मतलब इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की रिएक्शन, बस उसको बोलने के लिए हम इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल बोल देते हैं। ओवरऑल यही है हमारा, सबस्ट्रेट कैन ऑल्सो बी इलेक्ट्रॉन रिच इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, न्यूक्लियोफाइल कैन ऑल्सो बी इलेक्ट्रॉन रिच एंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। सिर्फ उसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ध्यान से सुनिए, अगर मैं बात करूं यहां पे इलेक्ट्रोफाइल जब इस इलेक्ट्रॉन रिच सबस्ट्रेट के साथ में रिएक्शन करेगा तो ये इलेक्ट्रोफाइल आके यहां पे जुड़ भी सकता है, मतलब यहां पे सिर्फ हमें एडिशन देखने को मिलेगा।
या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी यहां से ये हो सकती है बेटा कि ये जो इलेक्ट्रोफाइल है वो यहां से सब्स्टिट्यूशन करे। सबसे पहले आप मेरी बात सुनो, व्हाट डू यू मीन बाय एडिशन एंड व्हाट डू यू मीन बाय द सब्स्टिट्यूशन। एडिशन मीन्स कि एक सबस्ट्रेट है और उस सबस्ट्रेट में सिर्फ कुछ चीज आके जुड़ रही है, उसमें सिर्फ एड ऑन हो रहा है, उसमें सिर्फ क्या हो रहा है, एड ऑन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज द एडिशन। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में एक बकेट है, उसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, हाफ है बकेट हमारे पास में, उसमें क्या भरा हुआ है, हमारे पास में पानी भरा हुआ है, और उस बकेट में मैं ऊपर से और पानी डाल रही हूं। मतलब जो पानी का लेवल था, जैसे ही हम और पानी डालेंगे उसमें वो जो लेवल है पानी का वो बढ़ जाएगा। मतलब इनिशियली जितना पानी था उसमें सिर्फ हमने क्या किया, ऐड किया। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इनिशियली मेरे पास में किसी रिएक्शन में नंबर ऑफ एटम्स है, उसमें से कुछ गायब नहीं होगा, जितने इनिशियली वहां पे सबस्ट्रेट में नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है या जितने वहां पे ग्रुप्स हमारे पास में प्रेजेंट है, उन ग्रुप्स में आके सिर्फ एक और कुछ चीज जुड़ जाए, उसको बोलते हैं एडिशन। ठीक है ना, उसको बोलते हैं क्या हम, एडिशन। दूसरी चीज है क्या, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हुआ कि फॉर एग्जाम्पल यहां पे मेरे पास में फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पढ़ा रही, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पढ़ा रही, ठीक है, मैं आपको यहां पे पढ़ा रही हूं, मेरी जगह पे आके मैं यहां, मुझे मतलब मेरी जगह से यहां पे मेरी क्लास, मुझसे कोई इस क्लास से बाहर निकाले और मेरी जगह पे आके आपको पढ़ाने लगे। मतलब क्या हुआ बेटा, किस काम तो वो सेम ही कर रहा है, ठीक है ना, बट उसने मेरी जगह ले ली है, मतलब मुझे क्लास से बाहर कर दिया है, दैट इज कॉल्ड एज द सब्स्टिट्यूशन। जैसे मेरा सब्स्टिट्यूशन कर दिया उसने, काम सेम ही कर रहा है, बस उसने मेरी जगह ले ली है, मुझे बाहर फेंक दिया है और अब मतलब मेरी जगह पे आके खुद बैठ गए, दैट इज कॉल्ड एज द सब्स्टिट्यूशन। मतलब सब्स्टिट्यूटिंग द समवन, और एडिशन इज टोटली एडिशन ऑफ समथिंग, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूशन मतलब जस्ट हमने किसी को एक जगह से क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। एडिशन मतलब सिर्फ हमने वहां पे एडिशन करा है, वहां से कुछ भी नहीं निकाला है। जैसे कि और ज्यादा तुम एग्जाम्पल के थ्रू समझोगे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एल्कीन थी बेटा, एल्कीन की मैंने यहाँ पे H+ के साथ में रिएक्शन कराई, तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है ना, इलेक्ट्रॉन रिच है। H+ क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। मैम आपने ये बताया था कि आप जो रिएक्शन होती है वो इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के साथ में होती है ना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के साथ में होती है, तो ये यहां से अटैक करेगा, किसको लेगा, H+ को लेगा। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, जैसे यहाँ CH2 है, तो ध्यान से सुनो, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन तो ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, बस यहाँ पे एक हाइड्रोजन आके इस कार्बन पे ऐड हो चुका है, इस वाले कार्बन के ऊपर 2 ही हाइड्रोजन थे, है ना। एटम तो हमारे पास में सेम ही है ना, एटम तो हमारे पास में सेम ही है, बस यहाँ पे एक हाइड्रोजन आके जुड़ चुका है, हाइड्रोजन आके क्या हो चुका है, जुड़ चुका है, दैट इज कॉल्ड एज द एडिशन। उसके बाद में आपने एक बचपन से एक रिएक्शन पढ़ते हुए आए हो, फॉर एग्जाम्पल CH3 डबल बॉन्ड, फॉर एग्जाम्पल CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अगर मैं इसकी रिएक्शन करा दूं HCl के साथ में, तो यहां पे आपने देखा होगा एक कार्बन के ऊपर तो Cl लग जाता है बेटा, और दूसरे वाले कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन लग जाता है। तो यहां इस रिएक्शन में अगर आपको ध्यान से देखो, एक भी एटम यहां से बाहर नहीं निकला, कुछ भी नहीं निकला है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे HCl का आके एडिशन हुआ, सिर्फ और सिर्फ HCl यहाँ पे आके जुड़ा है, मतलब बाहर से कुछ एक्स्ट्रा ही आके जुड़ा है, बाहर से कुछ एक्स्ट्रा ही आके जुड़ा है, दैट इज कॉल्ड एज द एडिशन। इसको हम किसका नाम देंगे, एडिशन का। उसके बाद में देखो सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब किसी को उसकी जगह से हटाना। फॉर एग्जाम्पल वही रिएक्शन मैं यहाँ पे लिख रही हूँ CH3Cl की, इसकी रिएक्शन कराई मैंने KOH के साथ में, तो यहां से जो हमें प्रोडक्ट देखने को मिला दैट इज CH3OH। क्या आप इसमें क्लियरली देख सकते हो कि Cl को हटा के उसकी जगह पे क्या लग चुका है, OH लग चुका है। मतलब Cl को हटा के एक ही वही सिंगल बॉन्ड बना और उसकी जगह पे क्या दूसरा एटम आके जुड़ चुका है, और कौन जुड़ चुका है, OH। इसको बोलते हैं बेटा हम सब्स्टिट्यूशन। मतलब यहां पे इस कार्बन के साथ में, ये कार्बन है, इस कार्बन के साथ में ये Cl जुड़ा हुआ है, किसी ने क्या किया, इस Cl को यहां से हटाया और खुद आके यहां से OH जुड़ गया, मतलब उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, इट मींस उसकी जगह ले ली, उस एटम की हमने क्या कर ली, यहां से जगह ले ली, दैट इज कॉल्ड एज द सब्स्टिट्यूशन।
दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, सब्स्टिट्यूशन। इसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज द सब्स्टिट्यूशन। ये हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन है। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, यानी कि दैट इज कॉल्ड एज द सब्स्टिट्यूशन। अब देखो, अब इधर देखिए, सब्स्टिट्यूशन का मतलब पहले तो आपको समझ में आया ना, किसी को हटा के, किसी को हटा के वहां से क्या करना, उसकी जगह को लेना, दैट इज कॉल्ड एज द सब्स्टिट्यूशन। अब फॉर एग्जाम्पल यहां पे बेंजीन है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, नाइट्रेशन आप सभी ने पढ़ी होगी, है ना। नाइट्रेशन में यहाँ पे NO2 प्लस होता है। अब ये क्या करता है, बेंजीन के ऊपर क्या लग जाता है बेटा, आके NO2 लग जाता है। मैं आपसे ये पूछती हूं, बस मेरे इस क्वेश्चन का आंसर देना आप, ठीक है ना, मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। मैं आपसे ये पूछती हूं कि बेंजीन पे ऊपर आके क्या लग गया, NO2 प्लस लग गया, क्या ये एडिशन रिएक्शन है या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? सिर्फ मुझे एक बात बता, क्या ये यहां पे एडिशन है या फिर ये सब्स्टिट्यूशन है? सिर्फ इतना आपको बताना है कि क्या ये यहां पे एडिशन है या फिर ये यहां पे सब्स्टिट्यूशन है। जल्दी बोलो भाई, जल्दी। क्या यहां पे ये एडिशन है या सब्स्टिट्यूशन है? अभी तुम ये बताओ मुझे कि एडिशन है या सब्स्टिट्यूशन है। सिर्फ इतना बताना है आपको कि क्या किसी एटम को हटा के दूसरा एटम लगा है या सिर्फ NO2 है वो जुड़ा है। एडिशन, एडिशन। कोई बोल रहा है एडिशन, कोई बोल रहा है सब्स्टिट्यूशन। कोई बात नहीं, करो करो बेटा, करो करो। सब्स्टिट्यूशन या एडिशन? सब्स्टिट्यूशन। देखो मैक्सिमम मेजॉरिटी आ रही है हमारी सब्स्टिट्यूशन की। तो आपको यह पता होना चाहिए बेटा कि यहां पे ध्यान से देखिए, इस रिएक्शन में बेंजीन लगा हुआ है, ठीक है, बेंजीन, मैं आगे एक्सप्लेन कर रही हूं, बेंजीन, और यहां पे क्या है, हाइड्रोजन है, इधर क्या है, NO2 प्लस है। कुछ चीजें बिल्कुल समझने की है, ठीक है ना, तो इसको समझो। दूसरी क्लास है ये, कुछ चीजें हमारी समझने की है, तो उसको समझो बिल्कुल अच्छे से। तो यहां से हमने क्या किया, NO2 लगा, ठीक है ना, NO2 लगाया। अब तुम अपना दिमाग लगा के ना ये सोच लिया करो कि यहां पे मैम कार्बन ऑलरेडी 3 बॉन्ड बना रखे हैं, यहां से जब ये हाइड्रोजन हटा होगा तभी यहां पे NO2 आया होगा। मतलब हाइड्रोजन को हटा के, इस H को हटा के क्या लगा है, NO2 लगा है। H वहां पे अपनी पोजीशन पे सेम तो है नहीं, तो दैट मीन्स एडिशन तो हुआ नहीं है। दैट मीन्स वहां से हमें क्या देखने को मिला, सब्स्टिट्यूशन। यानी कि इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे कि यहां पे क्या हुआ है, सब्स्टिट्यूशन हुआ है। सेम यही रिएक्शन कि फॉर एग्जाम्पल यहां पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 था, और इसकी रिएक्शन अगर मैं कराऊं H प्लस के साथ में, तो ये क्या है बेटा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच है ना, इलेक्ट्रॉन रिच है। और ये जो H प्लस आपको नजर आ रहा है वो क्या आ रहा है हमारे पास में, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट आ रहा है। तो मैम आपने बताया है कि ऑर्गेनिक इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की रिएक्शन, और उसको कराते वक्त जो जो स्टेप आते जाओ उसको फॉलो करते जाओ, दैट्स इट। तो मैं यहां पे इस इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की रिएक्शन करा दूं, ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा किसको, H प्लस को। अब जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जब ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है किसको, H प्लस को, ठीक है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन उठ के किसके पास जाएंगे, H प्लस के पास में जाएंगे। तो यानी कि यहां पे हाइड्रोजन ने बॉन्ड बना लिया है, इस कार्बन की तो वैलेंसी पूरी हो गई, इसकी बच गई है, तो इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पे मुझे हाइड्रोजन का क्या देखने को मिल रहा है, एडिशन। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द एडिशन। ध्यान से सुनना, ये जो रिएक्शन हुई है यहां पे इलेक्ट्रोफाइल का हमें क्या देखने को मिला है, इलेक्ट्रोफाइल का यहां पे हमें क्या देखने को मिला है, एडिशन। तो क्या मैं बोल सकती हूँ दिस इज अवर एडिशन रिएक्शन। बट ये किसके थ्रू हो रही है बेटा, इलेक्ट्रोफाइल के थ्रू, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल जाके क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। दैट मीन्स दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। दूसरी चीज देखिए, यहां पे मुझे क्या देखने को मिल रहा है, सब्स्टिट्यूशन। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि दिस इज अ काइंड ऑफ व्हाट, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बट ये जो सब्स्टिट्यूशन है वो हमें किसके थ्रू देखने को मिल रहा है, NO2 प्लस के थ्रू देखने को मिल रहा है, जिसको हमने क्या बोला था कि इट विल बिहेव एज अ इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो किसके तरीके से हमें सब्स्टिट्यूशन देखने को मिल रहा है, वो हमें इलेक्ट्रोफाइल की वजह से सब्स्टिट्यूशन देखने को मिल रहा है। सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक, सॉरी,
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब इलेक्ट्रोफाइल है वो आपका सब्स्टिट्यूशन भी करा सकता है, इलेक्ट्रोफाइल है बेटा वो आपका एडिशन भी करा सकता है। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हम रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, हम रिएक्शन किसके साथ में करा रहे हैं, उसके ऊपर ये चीज डिपेंड करेगी कि मैं रिएक्शन किसके साथ में करा रही हूं, किसके साथ में मैं रिएक्शन करा रही हूं कि वहां पे मुझे सब्स्टिट्यूशन देखने को मिलेगा या एडिशन देखने को मिलेगा। दोनों में सबस्ट्रेट अलग अलग है, दोनों में इलेक्ट्रोफाइल है, एक में हमारे पास में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, एक में हमारे पास में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास में सबस्ट्रेट इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रोफाइल अगर अटैक करने आएगा तो यहां से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी हो सकती है। मतलब वो इलेक्ट्रोफाइल जाके जुड़ भी सकता है, और जब कोई इलेक्ट्रोफाइल जाके किसी में जुड़ता है उस रिएक्शन को हम नाम देते हैं बेटा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का। और जब कोई इलेक्ट्रोफाइल किसी को सब्स्टिट्यूट करता है तो उसको हम नाम देते हैं किसका, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। मतलब आपको एक हल्का सा आइडिया एटलीस्ट आ जाएगा, एक आपको यहाँ पे एडिशन का मतलब समझ में आ गया, एक आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन का मतलब समझ में आ गया, एक आपको यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का मतलब समझ में आ गया, मींस इलेक्ट्रोफाइल जाके जुड़ रहा है। एक आपको इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन का मतलब समझ में आ गया, मींस इलेक्ट्रोफाइल जाके किसी को क्या कर रहा है बेटा, सब्स्टिट्यूट कर रहा है ना, इलेक्ट्रोफाइल जाके किसको सब्स्टिट्यूट कर रहा है। उसके बाद में देखिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो यहाँ पे जाके अटैक कौन करेगा बेटा, न्यूक्लियोफाइल। अब ये सेम केस न्यूक्लियोफाइल के साथ हो सकता है, सेम केस न्यूक्लियोफाइल के साथ हो सकता है। न्यूक्लियोफाइल जाके उस न्यूक्लियोफाइल की एडिशन भी हो सकती है और उस न्यूक्लियोफाइल से सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है। दोनों केस पॉसिबल है, दोनों केस हमें यहाँ पे पॉसिबल है। उस न्यूक्लियोफाइल से जाके एडिशन भी हो सकता है और उस न्यूक्लियोफाइल पे जाके सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है। एडिशन फॉर एग्जांपल कि सिर्फ और सिर्फ चीजें ऐड हो, जैसे हमने कार्बोनिल की ग्रिगनार्ड रेजिन के साथ में रिएक्शन करा दी तो यहाँ पे क्या आया OH और यहाँ पे क्या आया R, तो ये क्या था हमारा न्यूक्लियोफाइल। ये सबस्ट्रेट क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो ये न्यूक्लियोफाइल जाके सिर्फ और सिर्फ इस सबस्ट्रेट में जाके ऐड हुआ है। ये जो पर्टिकुलर न्यूक्लियोफाइल है ये सिर्फ और सिर्फ जाके उस सबस्ट्रेट में क्या हुआ है बेटा, ऐड हुआ है। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि न्यूक्लियोफाइल जाके ऐड हो रहा है, दैट मींस इट इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जाके ऐड हो रहा है तो क्या मैं इसको बोल सकती हूँ कि दिस इज अवर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसमें तो किसी को कोई कंफ्यूजन होनी भी नहीं चाहिए। मतलब जिसमें सिर्फ ऐड ऑन हो रहा है न्यूक्लियोफाइल, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, है ना। और जिसमें यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूशन देखने को मिलेगा, जैसे फॉर एग्जांपल कितने कॉमन से एग्जांपल है हमारा RCl और KOH। तो यहां से Cl की जगह पे क्या हो गया, OH। तो क्या मैं इसको बोल सकती हूँ कि न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि OH माइनस था, OH माइनस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन रिच मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन रिच है, एरो पे है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो किसके तरीके से बिहेव कर रहा है, वो न्यूक्लियोफाइल के तरीके से बिहेव कर रहा है। बिल्कुल निखिल बिल्कुल। अरे इधर देखो, ये रिएक्शन होती है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, उस नेगेटिव चार्ज को, जब भी हमें नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रल कराना होता है, O माइनस में हम देते हैं H+ या फिर हम वाटर डालते हैं, जिससे हम उसको बोलते हैं कि फाइनली वो न्यूट्रल हो गया, यानी कि वर्कअप कराते हैं हम लास्ट वाले स्टेप का। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, नेगेटिव चार्ज स्पीसीज इज लेस स्टेबल, उसको न्यूट्रल कराने के लिए बेटा हम सोर्स ऑफ H+ डाल देते हैं, ठीक है, तो OH आ जाता है। ये भी करेंगे हम डिस्कस, अभी हम रिएक्शन डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम सिर्फ एग्जांपल्स पढ़ रहे हैं। सारी चीजें वन स्टेप, यानी कि ईच एंड एवरी स्टेप आपका क्लियर होगा, कौन सी चीज कहां से आ रही है, कहां से नहीं आ रही है, क्या चीज होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, सारी चीजें। तो यानी कि यहां से न्यूक्लियोफाइल ने क्या करवाया है, सब्स्टिट्यूशन, तो इसको हम नाम देंगे किसका, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब अगर आपके पास में बेटा सबस्ट्रेट इलेक्ट्रॉन रिच है और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो वहां पे जाके इलेक्ट्रोफाइल है वो ऐड हो सकता है, वहां पे जाके हमारा इलेक्ट्रोफाइल है वो किसी को सब्स्टिट्यूट कर सकता है, वहां पे न्यूक्लियोफाइल है वो जाके ऐड कर हो सकता है, और वहां पे जो न्यूक्लियोफाइल है वो किसी को सब्स्टिट्यूट कर सकता है। मतलब हम अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर हम ध्यान से देखें तो जनरली
इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन हमें देखने को मिलता है, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन टाइप की रिएक्शंस हम पढ़ने वाले हैं, है ना, एडिशन रिएक्शन। या फिर इलेक्ट्रोफाइल है वो किसी को सब्स्टिट्यूट कराएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। या फिर हमारे पास में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। दूसरा यहां पे हमें देखने को मिला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी कि न्यूक्लियोफाइल जाके क्या करवा रहा है, सब्स्टिट्यूट करा रहा है। इसी में हमें डील करना होता है किसको, एलिमिनेशन को। ये एलिमिनेशन कब कब होती है और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कब कब होती है, वी विल डिस्कस इट इन द डिटेल। सबसे पहले देखिए कि जनरली इस टाइप की रिएक्शंस अभी हमने देखी, तो ये जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन टाइप की रिएक्शन है बेटा, जिसमें H+ ऐड हो रहा है या फिर पॉजिटिव चार्ज का जनरेशन हो रहा है, ये सारी की सारी रिएक्शंस मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी। किसमें, कार्बोकटायन में। कार्बोकटायन मतलब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज का जनरेशन होना, तो वो चीज हम पढ़ेंगे किसमें, कार्बोकटायन में। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये पढ़ेंगे अपने रिएक्शन मैकेनिज्म में, ठीक है, ये पढ़ेंगे हम किसमें, रिएक्शन मैकेनिज्म में। और ये भी जो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये भी हमें पढ़नी है किसमें, रिएक्शन मैकेनिज्म में। ये भी हम अपनी रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ेंगे कि कोई न्यूक्लियोफाइल आके किसी को क्या करवा रहा है, सब्स्टिट्यूट करा रहा है। तो मेनली हमारा जो पूरा का पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म है वो इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के अराउंड रिवॉल्व करता है। वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के अराउंड रिवॉल्व करता है कि कोई न्यूक्लियोफाइल आ रहा है अटैक करने और वो किसी को सब्स्टिट्यूट करा रहा है। इसी का थोड़ा सा बचा हुआ लास्ट का पोर्शन, इलेक्ट्रोफाइल आके किसी को क्या करा रहा है, सब्स्टिट्यूशन करा रहा है। तो जनरली हम अपने रिएक्शन मैकेनिज्म में सब्स्टिट्यूशन टाइप की रिएक्शंस के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। बच गई हमारे पास में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टाइप की रिएक्शंस। ये हम जनरली फर्दर आपकी जब हम नेम रिएक्शन पढ़ेंगे, मतलब कार्बोनिल केमिस्ट्री, कार्बोनिल के ऊपर जब हम अटैक कराएंगे तो वो हमारा नेम रिएक्शन का पोर्शन बचेगा वो, ठीक है। कार्बोनिल के ऊपर जाके न्यूक्लियोफाइल का ऐड होना, तो वो हम पढ़ेंगे बेटा नेम रिएक्शन। वो हम किसमें पढ़ेंगे, नेम रिएक्शन में। कहने का मतलब कि अपनी रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर जो जनरली ज्यादा रिएक्शंस के ऊपर हम फोकस करने वाले हैं वो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। या तो वो सब्स्टिट्यूशन होगा हमारा न्यूक्लियोफाइल के द्वारा या फिर वो सब्स्टिट्यूशन होगा हमारा इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा। तो मेनली हम पढ़ने वाले हैं किसके थ्रू, क्या पढ़ने वाले हैं, बेसिकली हम सब्स्टिट्यूशन टाइप की रिएक्शंस। मैम सबस्ट्रेट को सीन करके इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल का कैसे डिटरमाइन करें। बेटा एक बात बता कि मान लो यही एग्जांपल ले लो आप, आपको ये आइडिया हो गया कि ये CH3 है, मतलब ये R- है, इसको क्या चाहिए, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, तो ये अपने आप यहां से डेल्टा पॉजिटिव चार्ज को ढूंढेगा। एल्कीन है, H+ है, ये किसके ऊपर अटैक करेगा, H+, मतलब H+ और इस एल्कीन की रिएक्शन होगी। ये इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। बस आपको ये पहचानना है कौन सा इलेक्ट्रॉन रिच और कौन सा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इतना कंफ्यूज ही नहीं होना है कि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल कैसे देखे। सबस्ट्रेट दिया होगा, एरो पे कुछ चीज दी होगी, बस हमें ये पहचानना है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन रिच और कौन सा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, दैट्स इट। और वो और ज्यादा हम एग्जाम्पल के थ्रू ही हम इस चीज को समझेंगे। अभी हमने और ज्यादा रिएक्शंस बेटा इंक्लूड नहीं करी हैं। जैसे जैसे धीरे धीरे एग्जाम्पल्स के थ्रू, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के थ्रू रिएक्शंस को इन्वॉल्व करेंगे और ज्यादा चीजें अभी आपको समझ में आएंगी। सिर्फ मुझे इतना बताइए कि न्यूक्लियोफाइल का मतलब समझ में आया, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब समझ में आया, रिएक्शन कैसे होती है, इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को पहचानना आया है, नहीं आया। उसके बाद में उनकी नेमिंग कैसे करते हैं हम रिएक्शन की, कि ये डेफिशिएंट है, मतलब यहाँ सब्स्टिट्यूशन हो रहा है या एडिशन हो रहा है, ये आपको पहचानना आया या नहीं आया। बस आपको हल्की हल्की चीजें समझ में आई हैं या नहीं आई है, मुझे ये बताइए। दिस इज ऑल इंट्रोडक्टरी पार्ट। अभी यहाँ कोई आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। दिस इज ओनली अबाउट द रिएक्शंस, ओनली अबाउट द इंट्रोडक्टरी पार्ट। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तुम्हें भी ऐसा लग रहा होगा कि मैम स्टीरियो रिएक्शन मैकेनिज्म देख के ना अब में ऐसा लग रहा है कि कोई दूसरा ही टीचर आके पढ़ा रहा है। तो बेटा ऑर्गेनिक इसी तरीके से पढ़ाई जाती है। सच्ची बताना, लग रहा है ना ऐसा स्टीरियो रिएक्शन मैकेनिज्म देख के?
कि ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कौन पढ़ा रहा है हमें आके, है ना। क्योंकि बेटा टॉपिक पढ़ाने के ना डिफरेंट डिफरेंट वे होते हैं, अलग अलग टॉपिक है वो अलग अलग मैथडोलॉजी से पढ़ाया जाता है। बोलो जल्दी, है ना। यस मैम, यस यस जी मैम। क्या लग रहा है सच्ची बताओ, डरो मत भाई, बहुत डांट दिया मैंने, अब नहीं डांटूंगी मैं तुम्हें। अब तुम बहुत शांत बच्चे हो चुके हो, है ना, बहुत प्यारे हो चुके हो, बहुत शांति से पढ़ रहे हो, सबके यस 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 चल रहे हैं। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे तुम्हें डांटना ही नहीं पड़ेगा, बिल्कुल बहुत अच्छे बच्चे हो चुके हो। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं होंगे बेटा, बिल्कुल भी नहीं होंगे, बिल्कुल भी नहीं होंगे, एक्सेप्शन इतने नहीं होंगे। बट हाँ देखो कुछ चीजें होंगी मतलब जिनके एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा एडवांस, मतलब जब हम मास्टर्स करेंगे या फिर जब हम नेट की तैयारी करेंगे, उसमें उसमें थोड़ा सा मतलब ये होगा कि हाँ इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा एडवांस है, तो उसमें आई विल राइट दैट यू विल स्टडी इट इन द नेट, और एग्जाम थोड़ा सा हाई लेवल का होता है ना, ठीक है। डरो मत, मैम शादी में बुलाएंगे, तुम इतने अच्छे से पढ़ोगे तो सबको इनवाइट करूंगी। फिर गिफ्ट भी लाना है, बिना गिफ्ट के नहीं बिना गिफ्ट के शादी में नहीं बताऊंगी, बिना गिफ्ट के शादी में नहीं बुलाऊंगी, देख लेना। गिफ्ट भी लाना है, अगर मैं तुम्हें इनवाइट करूंगी ना तो सब एक एक गिफ्ट भी लाना, ठीक है। ओके ओके ओके। हाँ हाँ, तो बढ़िया डिटेल में ही पढ़ेंगे भाई, क्यों टेंशन ले रहे हो तुम, बढ़िया डिटेल में ही पढ़ेंगे, सारी चीजें डिटेल में पढ़ेंगे, चिंता मत करो, ठीक है। हाँ हाँ, गिफ्ट उधार कर लेना, नहीं भाई कोई कोई उधारी नहीं चलेगी। ऐसा कैसा देने वाले हो तुम गिफ्ट कोई उधारी नहीं चलेगी। हाँ हाँ बिल्कुल पढ़ती हूँ भाई निखिल। शादी भाई दिसंबर में, दिसंबर में, अभी नहीं है, दिसंबर में होगी, ठीक है। जॉब के बाद ले लेना। अरे मैं ऐसा कोई तुमसे कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट थोड़ी मांग रही हूँ, नॉर्मल ले आना, ठीक है। हाँ हाँ कोई नहीं, 101 रुपए दे देना, ठीक है। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अब चलो हो गया रिलैक्स, अब पढ़ते आगे ताकि गर्म, मैम को एसी दूंगा ताकि गर्मी ना हो, अरे एसी लाओगे तुम्हें लिए अरे तुम अपनी ना रैंक ले आना बेटा, रैंक ले आना वही गिफ्ट है, ठीक है। रैंक ले आना वही गिफ्ट है। हरियाणा में भाई, हरियाणा में। एनवलप ले आएंगे, 1 रुपया हो गया। अरे तुम रहन दो, तुम रहन दो, तुम गिफ्ट वो रैंक लाना अपनी अच्छी सी, वही गिफ्ट है, ठीक है। कोई 150 है, कोई 101, कोई नहीं, चलो आप चलते हैं। देखो इधर हल्का सा हमने बेटा एक आइडिया ले लिया कि बेसिकली इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को पहचानना, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को पहचानना। एनर्जी लो क्या हुआ भाई अमित? ओ मैम लस्सी मिलेगी फिर, हाँ बिल्कुल मिलेगी। किसकी एनर्जी लो है? ओके ध्यान से सुनो, अब शांति। देखो अभी हमने पहचानना सीखा कि इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट में बेटा, इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सबस्ट्रेट को कैसे पहचानना है ना। एडिशन और सब्स्टिट्यूशन है वो बेसिकली कैसे कराना है, ये चीज, ये सारी चीजें अभी हमने देखी, बेसिक बेसिक से चीजें, बेसिक बेसिक से चीजें हमने देखी, ठीक है। ओके चलिए अब देखो, अगर हम बात करें, एक जनरल सा क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा। क्वेश्चन क्या आएगा बेटा? क्वेश्चन यहां से माइंड में आएगा कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे CH3Cl है ना, CH3Cl है, और जब मैंने यहाँ पे OH माइनस का अटैक करा तो कार्बन ने अटैक कराया, यहाँ से Cl निकला, तो यहाँ पे क्या आया? CH3OH आया। एक सिंपल सी रिएक्शन से ही हम लेके चल रहे है ना, सिंपल सी रिएक्शन में ही हम लेके चल रहे हैं। यहाँ पे क्या आया कि CH3OH आ गया।
फॉर एग्जाम्पल कोई दूसरी रिएक्शन हो, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल वी हैव द आई, यहाँ पे आयोडीन है ना, और इधर क्या है OH माइनस है। इसने यहाँ पे अटैक करा, यहाँ से आई को निकाला, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमें देखने को मिल रही है। तो अब देखोगे इसमें एटम तो और भी है ना, और भी यहाँ पे एटम है, जैसे हाइड्रोजन है तो OH माइनस जाके हाइड्रोजन के ऊपर अटैक कर सकता है। इस तरीके से कि हमने यहां से एक बॉन्ड को तोड़ा है। कौन से बॉन्ड को तोड़ा है? कार्बन और Cl के बॉन्ड को तोड़ा है। फॉर एग्जाम्पल किसी रिएक्शन में कार्बन Cl भी प्रेजेंट है, कार्बन Br भी प्रेजेंट है ना, कार्बन Cl भी प्रेजेंट है, कार्बन Br भी प्रेजेंट है, दो चीजें प्रेजेंट है, तो हम किस बॉन्ड को तोड़ेंगे? या फिर यहां से ये क्वेश्चन उठ रहा है कि हमने कार्बन और Cl के बॉन्ड को ही क्यों तोड़ा और कोई बॉन्ड हमने क्यों नहीं ब्रेक करा? ये हमने एक एग्जांपल लिया कार्बन और Cl का, यहाँ पे CH3 CH ऊपर Cl CH3 नंबर ऑफ कार्बन एटम भी बढ़ सकते हैं, तो हमें रिएक्शन में कैसे पता चलेगा कि हमें कौन से बॉन्ड को तोड़ना है? तो तुम बोलोगे कि मैम अभी अभी आपने सिखाया है, जहां पे आपको ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज दिखे, जहां पे आपको ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज दिखे और वहां पे हम जाके रिएक्शन को मतलब वहां पे जाके हम अपनी रिएक्शन है वो करा देंगे। जहां पे हमें ज्यादा पॉजिटिव चार्ज दिखेगा वहां पे जाके हम अपनी रिएक्शन को करा देंगे, है ना। चलो ठीक है भाई, तुमने देख लिया कि हमने जहां पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज दिखे वहां पे जाके हम अपनी रिएक्शन को करा देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई OC डबल बॉन्ड OCH3 टाइप का ग्रुप है ना, तो कोई न्यूक्लियोफाइल अगर अटैक कराने आ रहा है, कोई न्यूक्लियोफाइल अगर अटैक कराने आ रहा है, ये तो सिंपल हमें नजर आ रहा था कि हमें किसको निकालना है, किसके ऊपर हमें अटैक कराना है। मान लो मल्टीपल ग्रुप्स आ जाए और मल्टीपल जगह पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाए, तो हम पहले निकालेंगे किसको, यानी कि हम बेसिकली पहले अटैक किसको ऊपर कराएंगे, हम किसके ऊपर अटैक कराएंगे या फिर हम किसको निकालेंगे। तो क्वेश्चन ये आता है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि कोई भी फॉर एग्जाम्पल इसी में ही हमारे पास में आयोडीन आ जाए, इसी में ही हमारे पास में Br आ जाए, इसी में ही हमारे पास में फ्लोरीन आ जाए, तो कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आ रहा है तो उस न्यूक्लियोफाइल का अटैक है वो कहाँ कराएंगे, या फिर कौन से बॉन्ड को हम तोड़ सकते हैं और कौन से बॉन्ड को हम नहीं तोड़ेंगे। तो ये रिएक्शन है, मतलब सब्स्टिट्यूशन है, वो हम किस का करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे CH4 है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे CH4 है और CH4 के ऊपर मैं OH माइनस का अटैक कराने जाऊं तो ये कैसे कराएंगे हम? क्या मैं यहाँ पे भी मैं कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को तोड़ सकती हूँ या नहीं तोड़ सकती हूँ, है ना। ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि हम कौन से बॉन्ड को तोड़ेंगे बेटा और कौन से बॉन्ड को नहीं तोड़ेंगे, मतलब विच बॉन्ड विल बी ब्रेक, विच बॉन्ड विल बी ब्रेक एंड which group will be leave। क्वेश्चन ये है, and which group will be leave। कौन सा तो बॉन्ड हमारा टूटेगा और कौन सा ग्रुप यहां से लीव करेगा। सो दिस इज द क्वेश्चन कि कौन सा बॉन्ड हम तोड़ेंगे और कौन सा बॉन्ड हमारा ब्रेक करेगा। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। वो तो हमें CH3Cl का रिएक्शन तो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे, तो इसलिए OH माइनस का अटैक करा दिया था, CH3OH को निकाल दिया था। दूसरी जगह पे एक केस में मेरे पास में CH4 है, क्या मैं यहाँ से कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ दूंगी? जब मैंने कार्बन और Cl का बॉन्ड तोड़ दिया है, वही हमारे पास में OH माइनस है, तो क्या मैं यहाँ से कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ दूंगी? मतलब थोड़ा सा हमें इसको और थोड़ा सा डिटेल में देखना पड़ेगा कि हम किसी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज का अटैक कहां पर कराएंगे, कौन सा बॉन्ड हम तोड़ सकते हैं और कौन सा बॉन्ड हम नहीं तोड़ सकते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे ध्यान से मेरी बात को सुनिए कि जब भी बेटा कोई रिएक्शन होती है, फॉर एग्जाम्पल इसी रिएक्शन को मैं यहाँ पे कंसीडर कर लेती हूँ, CH3Cl OH माइनस है। अगर मैं इस रिएक्शन की बात करूं तो ये जो पहली वाली है, जो जिसके ऊपर अटैक हो रहा है, वो क्या है? न्यूट्रल है। ये न्यूट्रल स्पीसीज है और अटैक करने के बाद में यहाँ पे क्या होगा? CH3OH प्लस यहां से क्या निकलेगा? Cl माइनस निकलेगा। प्लस यहां से क्या निकल रहा है हमारे पास में? Cl माइनस है। यहां से पेपर में क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, बट यहां से आपका बेस बन रहा है। दैट्स वाई आपको यहाँ पे कोई थ्योरी भी लिखने की जरूरत नहीं है। जो चीज आपको इंपॉर्टेंट है साथ साथ बताती जाऊंगी मैं। यहाँ पे इन दो क्लासेस के कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, वो कंसेप्ट आपको अपने माइंड में रखने हैं। आप साथ साथ एक काम करा करो, सुनो मेरी बात, जब भी मैं आपको कोई चीजें बता रही हूँ, इट इज नॉट पॉसिबल टू राइट एवरीथिंग इन द बोर्ड, है ना। कोई भी चीज मतलब हर चीज बोर्ड पे लिखना इज नॉट पॉसिबल।
तो आप ये करा करो कि जो जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रही हूं उसको आप नोटबुक में धीरे मतलब अपनी लैंग्वेज में लिख लिया करो, सो दैट इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। अगर आप 2-3 दिन के बाद रिवाइज करो तो आपको दिमाग में आए। अब देखो OH माइनस ने यहां से अटैक करा। मैंने तुम्हें क्या बोला था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर चीज बेटा स्टेबिलिटी की तरफ जाती है। हर एक चीज है वो किसकी तरफ जाती है? स्टेबिलिटी की तरफ जाती है। और स्टेबल कौन सी स्पीसीज होती है? न्यूट्रल, क्योंकि न्यूट्रल इज मोर स्टेबल देन द चार्ज स्पीसीज। ध्यान से देखो, न्यूट्रल इज मोर स्टेबल देन चार्ज। हमें पता है कि न्यूट्रल है वो ज्यादा स्टेबल है किससे? चार्ज से। चार्ज है वो कम स्टेबल है। क्यों? क्योंकि न्यूट्रल के पास में जो एनर्जी है ना वो कम होती है, लेस एनर्जी। न्यूट्रल हैविंग द लेस एनर्जी। और जो ये स्टेबल मतलब जो ये चार्ज स्पीसीज है, चार्ज स्पीसीज के पास में कितनी ज्यादा एनर्जी होती है, और जिसके पास में जितनी ज्यादा एनर्जी होती है वो उतना ही ज्यादा अनस्टेबल होता है, मतलब वो उतना ही ज्यादा एक जगह पे कम टिकेगा, दैट इज कम स्टेबल। जिसके पास में लेस एनर्जी है दैट विल बी मोर स्टेबल। लेस एनर्जी वाला क्या होगा? हमारा मोर स्टेबल होगा, और मोर एनर्जी वाला हमारा क्या होगा? लेस स्टेबल होगा। तो एक छोटी सी बात देखो यहां पे आप लोग, लेस स्टेबल होगा। छोटी सी बात एक बार सोचो किसी रिएक्शन के बारे में कि CH3Cl जो पहले प्रेजेंट है वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल से वो किस में जा रहा है बेटा? चार्ज में जा रहा है, और चार्ज स्पीसीज है वो कम स्टेबल होती है। नेगेटिव चार्ज को लेके किस में जा रहा है? ये चार्ज में जा रहा है, और किससे? न्यूट्रल से। अब ये जा क्यों रहा है? क्योंकि डेल्टा पॉजिटिव और नेगेटिव की अट्रैक्शन हो रही है। OH माइनस पीछे से जाके धक्का मारेगा। OH माइनस जाके पीछे से क्या करेगा? धक्का मारेगा, मतलब फोर्स लगाएगा। अब फोर्स लगाएगा तो Cl माइनस सोचता है मैं तो स्टेबल हूं भाई, और स्टेबल हूं और पीछे से मेरे ऊपर लग रहा है धक्का, अब मैं क्या करूं? मेरे ऊपर तो प्रेशर आ रहा है। तो Cl माइनस ये देखता है कि क्या मैं निकल के इस रिएक्शन से जो मेरे ऊपर ये भारी भरकम नेगेटिव चार्ज आएगा, अगर मैं उस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करवा पाऊंगा तो मैं अपनी इस रिएक्शन, अपनी स्टेबिलिटी को छोड़ के चला जाऊंगा, अदरवाइज मैं अपनी स्टेबिलिटी को छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो Cl माइनस ने देखा कि हाँ मैं नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करा सकता हूं। और ये हम कैसे देखेंगे कि कौन नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करवा सकता है, कौन नहीं करवा सकता है? ये हम देखेंगे, क्योंकि हमने GOC में पढ़ा है कि कौन कौन अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करा सकता है, और उस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के कौन कौन से डिफरेंट वे हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें बेटा हमने किस में देखी है? ये हमने देखी है अपनी GOC में, है ना। ये हमने किस में देखी है? ये अपनी GOC में देखी है। पीछे से धक्का लग रहा है, पीछे से फोर्स लग रहा है। Cl है वो सोचता है भाई मुझे तो अपना न्यूट्रल छोड़ के जाना है, और अगर मुझे अपना न्यूट्रल छोड़ के जाना है तो मुझे ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि जो भारी भरकम सामान मैं अपना लेके जा रहा हूँ, सामान को रखने की जगह भी है या नहीं है। इट मीन्स जो नेगेटिव चार्ज मेरे ऊपर आ रहा है उस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए जगह है या नहीं है। मतलब क्या हुआ कि जो नेगेटिव चार्ज को ज्यादा स्टेबलाइज कराएगा, मतलब जो इस नेगेटिव चार्ज को ज्यादा स्टेबलाइज कराएगा वो रिएक्शन से निकलना पसंद करेगा, और जो इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज नहीं करवा पाएगा वो उस रिएक्शन से निकलना पसंद नहीं करेगा। तो यू कैन से दैट नेगेटिव चार्ज इज स्टेबलाइज। दैट्स वाई यहां से Cl माइनस है वो क्या हुआ? रिमूव हुआ। जो ग्रुप हमारी रिएक्शन से निकलते हैं, कौन से ग्रुप निकलते हैं? जो नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करते हैं, वो ग्रुप है वो रिएक्शन से बाहर निकल जाते हैं, जो नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करते हैं। उन ग्रुप्स को बेटा नाम देते हैं क्या? कंसेप्ट ऑफ लिविंग ग्रुप। यानी कि Cl माइनस को हम यहाँ पे लिविंग ग्रुप बोलेंगे। हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज नहीं होता है, इतना ज्यादा स्टेबलाइज नहीं होता है, तो H माइनस है वो लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव नहीं करता है। दूसरा क्वेश्चन, कोई चीज निकलना क्यों पसंद करती है? ये तो हमें समझ में आ गया मैम कि जो नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कराएगी वही रिएक्शन से निकलना पसंद करेगी। बट हमें कैसे पता चलेगा कि कौन कौन इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कराएगा और कौन कौन नहीं कराएगा? तो उसके लिए आपको यहाँ पे देखना है कॉन्सेप्ट ऑफ लिविंग ग्रुप। जो नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कराएगा
इट मीन्स वो लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा। इस चार्ट को पढ़ने के बाद में आपको आइडिया हो जाएगा कि किसको हमें निकालना है और किसको हमें नहीं निकालना है। तो नेगेटिव चार्ज को कौन कौन, मतलब लिविंग ग्रुप कौन कौन बिहेव कर सकता है, जो नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कराए, जो क्या करवाए बेटा, नेगेटिव चार्ज को क्या करवाए, स्टेबलाइज कराए, वो लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा, जो नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कराएगा। दैट ग्रुप विच स्टेबलाइज द नेगेटिव चार्ज, दैट विल बिहेव एज अ लिविंग ग्रुप। अब हम पहचानेंगे कैसे, हाउ वी विल आइडेंटिफाई और हाउ वी विल रिकॉग्नाइज इट दैट ग्रुप विल बिहेव एज अ नेगेटिव चार्ज और नॉट, मतलब लिविंग ग्रुप और नॉट। उसके लिए आपको ये देखना है कि कौन कौन इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करवा पा रहे हैं। या तो हम इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करवा सकते हैं किससे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। मतलब ऐसा कोई ग्रुप निकले जो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल F-, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल NH2-, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल OH-, या फिर हम बात करें OR- की, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज इज स्टेबलाइज, क्योंकि उसका परसेंटेज कैरेक्टर ज्यादा होता है तो वो नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखेगा, उस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करवा देगा। क्या CH3 के ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज है जितना फ्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के ऊपर है? क्या कार्बन उतना ही ज्यादा उस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करवा सकता है बेटा, बताना जरा। क्या CH3- के ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज है या नहीं है, ये बताओ जल्दी फटाफट कमेंट करके। इज दैट क्लियर और नॉट, जल्दी बोलो। जल्दी बोलो जल्दी, यस और नो, नो। इसीलिए सुनो अब ध्यान से, CH3- के ऊपर नेगेटिव चार्ज इज नॉट स्टेबल, नेगेटिव चार्ज इज नॉट स्टेबल, नेगेटिव चार्ज इज नॉट स्टेबल। अब जब ये नेगेटिव चार्ज स्टेबल ही नहीं है तो CH- लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव नहीं कर सकता। F- कैन बिहेव एज अ लिविंग ग्रुप, NH2- कैन बिहेव एज अ लिविंग ग्रुप, OH- को मैं रिएक्शन से निकाल सकती हूँ बेटा, OR- को मैं रिएक्शन से निकाल सकती हूँ। दैट्स वाई ये ऊपर वाले लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव करेंगे, CH3- लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव नहीं करेगा। वन कंसेप्ट शुड बी क्लियर। दूसरा देखिए, पहला तो हमने सीख लिया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दूसरा हम देखते हैं वैकेंट डी ऑर्बिटल। ऐसे ग्रुप्स जिसके पास में वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, ऑर्बिटल प्रेजेंट, मतलब जो आपके थर्ड शेल एंड थर्ड शेल ऑनवर्ड्स, ऐसे ग्रुप जो थर्ड शेल और थर्ड शेल ऑनवर्ड जिनका साइज बड़ा है और वो नेगेटिव चार्ज को लेकर निकल रहे हैं, दैट कैन बी द गुड लिविंग ग्रुप। वो रिएक्शन से बाहर निकल सकते हैं, उनके ऊपर हम रिएक्शन करा सकते हैं, क्योंकि उनके पास में उस नेगेटिव चार्ज को डिस्पर्स करने के लिए, नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा फैलेगा उतना ज्यादा स्टेबलाइज होगा बेटा। हमें ओवरऑल नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करना है, तो उस नेगेटिव चार्ज को फैलाने के लिए वी हैव द वैकेंट डी ऑर्बिटल। किस किस केस में है बेटा, Cl- में है, Br- में है, I- में है। F- की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, दैट्स व्हाई F- इज अ गुड लिविंग ग्रुप, बट Cl-, Br-, I- हैविंग द वैकेंट डी ऑर्बिटल, PHS- हो गया आपके पास में, RS- हो गए, इनके पास में वैकेंट डी ऑर्बिटल है। जिसके पास में वैकेंट डी ऑर्बिटल है, दे कैन बिहेव एज अ लिविंग ग्रुप। वो बढ़िया बिहेव कर सकते किसके तरीके से, लिविंग ग्रुप के तरीके से। उसके बाद में हम देखते हैं जो न्यूट्रल निकलते हैं, ऐसे ग्रुप्स जो न्यूट्रल निकलते हैं। न्यूट्रल कैसे, जैसे कि वाटर निकल गया, जैसे कि N2 निकल गई, जैसे कि CO2 निकल गई, जैसे यहाँ पे अल्कोहल निकल गया, कार्बन मोनोऑक्साइड निकल गया भाई, SO2 निकल गया, ठीक है। ऐसे ग्रुप्स जो किसी रिएक्शन से न्यूट्रल निकले, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे ROH2 पॉजिटिव है ना, और इसके ऊपर अगर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आ रहा है तो ये रिएक्शन बेटा भाग भाग के होती है। क्यों होती है भाग भाग के, क्योंकि जो ये यहां से निकल रहा है ना रिएक्शन से,
रिएक्शन से जो निकल रहा है वो न्यूट्रल निकल रहा है, उसके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है, उसके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है। ये तो सबसे ज्यादा स्टेबलाइज्ड, सबसे बढ़िया लिविंग ग्रुप होंगे क्योंकि न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। ये इनसे भी बढ़िया लिविंग ग्रुप है और ये इनसे भी बढ़िया लिविंग ग्रुप है क्योंकि ये तो चार्ज को कंटेन कर रहे हैं भाई, और जो चार्ज को कंटेन करेगा मतलब चार्ज लेके निकलेगा, चार्ज स्पीसीज इज लेस स्टेबल, न्यूट्रल स्पीसीज इज मोर स्टेबल। तो ये लिविंग ग्रुप है वो बहुत ज्यादा स्टेबल होंगे, मतलब नेगेटिव चार्ज, ये तो न्यूट्रल निकल रहे हैं तो ये भाग भाग के रिएक्शन से निकलेंगे। कहीं से CO2 निकल रही है, कहीं से NO2 निकल रहा है, कहीं से अल्कोहल निकल रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रहा है, SO2 निकल रहा है, तो ये भाग भाग के रिएक्शन से निकलना पसंद करेंगे। और कौन से लिविंग ग्रुप हो सकते हैं बेटा? और हो सकते हैं ऐसे लिविंग ग्रुप जो रेजोनेंस से अपने नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करें, रेजोनेंस से अपने लिविंग ग्रुप को क्या करें, अपने नेगेटिव चार्ज को क्या करें, स्टेबलाइज करें। जैसे कि फॉर एग्जांपल O- C डबल बॉन्ड O CH3, क्या आपने इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पढ़ी है? यस मैम, ये नेगेटिव चार्ज को डीलोकलाइज करेगा और ड्यू टू डीलोकलाइजेशन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी और यहां नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज हो रहा है तो इट विल बी द बेटर लिविंग ग्रुप। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो और बगल में उसको स्टेबलाइज करने के लिए कुछ चीजें प्रेजेंट हो तो वो भाग भाग के निकलेगी। उसके बाद देखिए फॉर एग्जाम्पल यहां पे कुछ ऐसा ग्रुप प्रेजेंट है S डबल बॉन्ड O, इसको बिल्कुल ध्यान से देखना है, बेंजीन, और यहां पे क्या है CH3। क्या इस नेगेटिव चार्ज को डीलोकलाइज करने के लिए यहां पे कुछ प्रेजेंट है? बिल्कुल, डीलोकलाइजेशन होगा, बगल में आपके पास में सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, तो यानी कि डीलोकलाइजेशन हम सबने पढ़ी है कि डीलोकलाइजेशन की कंडीशंस क्या है। नेगेटिव चार्ज के बगल में हमारे पास में पाई स्टार और ऑर्बिटल अवेलेबल है तो ऑलरेडी यहां से मुझे डीलोकलाइजेशन देखने को मिलेगा, तो ये भी एक बढ़िया लिविंग ग्रुप है। इस पूरे को हम नाम देते हैं किसका? टोसाइलेट का। बार बार ना लिखना पड़े इसलिए मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूं बेटा, इसको हम टोसाइलेट का नाम देते हैं और यहां पे हम लिखते हैं TS। ठीक है, अब इस TS के साथ में O-, इस टोसाइलेट के साथ में O- लिखा हुआ है तो इस पूरे ग्रुप को हम नाम देते हैं OTS का। मतलब अगर कहीं से OTS- निकल रहा है या कहीं पे देखो इधर फॉर एग्जाम्पल ये रिएक्शन में इस तरीके से करा रही हूं ROTS है, यहां से ये लिख नहीं रहा है भाई, यहां लिख देती हूं मैं इसका फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल मैं यहां लिख देती हूँ फॉर एग्जाम्पल ROTS है। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है मैम ये OTS क्या है, क्योंकि हमें ये बार बार देखने को मिलेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। मैम ने बताया है कि दिस इज द लिविंग ग्रुप, इस पूरे को हम बोलते हैं टोसाइलेट, और जब ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज को लेके निकलता है तो बहुत ज्यादा उस नेगेटिव चार्ज को क्या कराता है? स्टेबलाइज कराता है। तो अगर कोई न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करने आ रहा है तो भाग भाग के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, भाग भाग के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी और यहां से ये लिविंग ग्रुप है वो भाग भाग के निकलेगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज को हमने स्टेबलाइज करा दी। और देखो यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइज के और एग्जांपल, यहाँ पे हमारे पास में स्पेस अवेलेबल नहीं है तो इधर देखिए रेजोनेंस स्टेबलाइज लिविंग ग्रुप के एग्जांपल, रेजोनेंस स्टेबलाइज लिविंग ग्रुप के एग्जांपल मैं यहां पे बता रही। लिविंग ग्रुप के एग्जांपल्स देखिए, और सबसे पहले यहाँ पे ओटोसाइलेट देखा हमने, उसके बाद में ऐसा भी ग्रुप हो सकता है कि यहां से बेंजीन लगा हो, अभी हमने बेंजीन के ऊपर CH3 लगाया था, यहाँ पे Br लगा, इस पूरे को हम नाम देते हैं ब्रोसाइलेट का। ब्रोसाइलेट का सेम टोसाइलेट की तरह कुछ भी नहीं है, शॉर्ट फॉर्म में हम इसको लिखते हैं BS और इसको हम लिखेंगे O- BS। उसके बाद में देखिए बेटा O- S डबल बॉन्ड O और यहां पे क्या लिख दिया जाए? CH3। इसको हम नाम देते हैं किसका? मेसाइलेट का, मेसाइलेट का। ठीक है, मेसाइलेट का हम नाम देते हैं और इसको हम लिखते हैं OMS। O- हो और यहां पे क्या हो? S डबल बॉन्ड O CF3, तो इसको हम किसका नाम देते हैं? टोसाइलेट का। इसको हम किसका नाम देते हैं? टोसाइलेट का। दिस इज कॉल्ड एज द टोसाइलेट। तो ये कुछ रेजोनेंस स्टेबलाइज लिविंग ग्रुप है। अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, अगर कहीं पे इस तरीके से यहाँ पे OMS लिखा है, OMS लिखा है, कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आ रहा है, मैम अभी आपने बताया कि दिस विल बिहेव एज अ लिविंग ग्रुप। अब अगर ये लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा, अटैक करेगा कार्बन के ऊपर, क्योंकि कार्बन के ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है।
इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज। और ये कब निकलेगा, जब ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो हम स्टेबलाइज करवा पा रहे हो। जब ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो हम क्या करवा पा रहे हो बेटा, स्टेबलाइज करवा पा रहे हो। दूसरा देखो यहाँ पे OTS है, ये भी रिएक्शन हो जाएगी क्योंकि मैम ये भी लिविंग ग्रुप है, आपने बताया है हमें, दिस विल ऑल्सो द लिविंग ग्रुप, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी। यहाँ पे ट्रिफ्लेट लगा हो, है ना, OBS लगा हो, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि हमें तो ये पढ़ाया ही नहीं गया है, ये क्या बला आ गई है, हम किसको निकाले अब अपनी रिएक्शन से। इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, डेल्टा नेगेटिव चार्ज, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन रिच सबस्ट्रेट, लाइक दैट इट विल बिहेव। तो इसके बाद में यहाँ पे हमारे पास में क्या आएगा, न्यूक्लियोफाइल, और इधर भी हमारे पास में क्या आएगा बेटा, न्यूक्लियोफाइल। यहां पे भी हमारे पास में क्या आ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल। अब ये न्यूक्लियोफाइल क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, ठीक है ना। एक मिनट, ट्रिफ्लेट रह गया क्या, दिस इज नॉट टोसाइलेट, अरे भाई हमने स्पेलिंग गलत लिख दी है, दिस इज ट्रिफ्लेट, सॉरी। इसको हम किससे लिखते हैं, O-MS से। इसको हम किससे लिखते हैं, O-TF से। क्लियर है सबको, 2 बार टोसाइलेट है मैम। अरे हाँ भाई देखो, अरे दिमाग की ना और हाथ की फंक्शनिंग करते करते ना एक साथ रेगुलर मिस हो जाती है चीजें, होता है ऑटोमेटिकली, ह्यूमन नेचर, ह्यूमन बिहेवियर, है ना, गलतियां ह्यूमन करते हैं तो गलतियां हो ही जाती है। कभी कभार लिखते वक्त ना हाथ की और दिमाग की फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करती, बोल कुछ और जाते हैं, लिख कुछ और जाते हैं, वही हुआ है, वही हो जाता है कभी कभार क्या होता है कि मतलब लिखते लिखते ना स्पेलिंग भूल जाती हूँ मैं, हाथ की और दिमाग की, मतलब सोच रहे हो और जो लिख रहे हो हाथ की और दिमाग की फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होती, होता है, कोई बात नहीं। अरे मल्टीपल फंक्शनिंग करनी पड़ती है ना पढ़ाते वक्त, हाथ भी चलाना है, दिमाग भी चलाना है, मुंह भी चलाना है, 3 चीजें एक साथ चलानी है, बताओ, है ना। ओके, सो दीज आर द लिविंग ग्रुप्स। अब आपको आइडिया हो गया होगा बेटा कि हम ना किसको निकालेंगे, तो ऑब्वियस ही बात है ये जो रेजोनेंस स्टेबलाइज है, दीज आर द गुड लिविंग ग्रुप, भाग भाग के रिएक्शन से निकलेंगे। दीज आर ऑल्सो द गुड लिविंग ग्रुप, भाग भाग के रिएक्शन से निकलेंगे। दीज आर ऑल्सो द गुड लिविंग ग्रुप, भाग भाग के रिएक्शन से निकलेंगे। बट दीज आर द पुअर लिविंग ग्रुप, ये पुअर लिविंग ग्रुप है। बहुत ज्यादा ड्रास्टिक कंडीशंस, बहुत ज्यादा ड्रास्टिक कंडीशन, मतलब हीट दे दोगे तुम, एक्स्ट्रा कंडीशन अप्लाई कर दोगे, या फिर पीछे से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुश हो रही होगी, तो ये बेटा निकल जाएंगे, अदरवाइज इनको निकालना डिफिकल्ट होता है हमारे पास में। किस केस में निकल जाते हैं ये, वो भी हम रिएक्शन है वो आगे बढ़ के देखेंगे, जब हम आगे रिएक्शंस की तरफ हम प्रोसीड करेंगे। अभी आपको ये पता होना चाहिए था कि कौन से बॉन्ड को हम तोड़ सकते हैं, कौन से बॉन्ड को हम नहीं तोड़ सकते हैं। कहीं पे अगर तुम H- पे मैम न्यूक्लियोफाइल सेकेंड पोजिशन पे अटैच होना चाहिए था, किस में हो गया भाई, किस में आगे पीछे हो गया, किस में आगे पीछे हो गया है, एक मिनट, किसी में कार्बन मिस हो गए हैं क्या, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक तो है, क्या हो गया, किसकी बात कर रहे हो बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल है, तो बढ़िया लिविंग ग्रुप I-, क्योंकि जिसका साइज छोटा वो बढ़िया तरीके से इसको स्टेबलाइज कराएगा, Br-, उसके बाद में Cl-। दिस इज द ऑर्डर ऑफ लिविंग ग्रुप यहाँ पे। तो जो जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कराएगा वो उतना ही बढ़िया क्या होगा बेटा, लिविंग ग्रुप होगा। सबसे कौन सा अच्छा लिविंग ग्रुप है, सबसे पहले आता है बेटा न्यूट्रल, सबसे पहले हमारे पास में आता है न्यूट्रल। अब सुनो, अगर हमसे कोई पूछ ले, देखो अब पूरे का डाटा है, दैट इज टोटली बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंट, फिर भी सबसे पहले देखो पुअर लिविंग ग्रुप और गुड लिविंग ग्रुप हमने सीख लिया। सबसे पहले जो न्यूट्रल लिविंग ग्रुप्स है दैट आर द गुड लिविंग ग्रुप, वो रेजोनेंस स्टेबलाइज और वैकेंट डी ऑर्बिटल से भी हमारे पहले आएंगे, ठीक है ना, वो हमारे उससे भी पहले आएंगे, जो हमारे क्या है न्यूट्रल लिविंग ग्रुप्स है। अगर हम बात करें कि हमसे कोई पूछ ले कि यहाँ पे Cl- है और यहाँ पे O- C डबल बॉन्ड हो CH3 है, तो बताइए भाई कौन सा बढ़िया लिविंग ग्रुप है यहाँ पे। तो इस केस में आएगा आपका वैकेंट डी ऑर्बिटल, इस केस में जो आएगा वो हमारा वैकेंट डी ऑर्बिटल आएगा। फॉर एग्जांपल Br- है
यहाँ पे O माइनस C डबल बॉन्ड O CH3 है, तो इस केस में कौन सा आएगा, वैकेंट डी ऑर्बिटल वाला आएगा। बट ध्यान से सुनना, अगर यहीं पे C माइनस है और यहाँ पे आ जाए कोई टोसाइलेट वाला ग्रुप O C डबल बॉन्ड O बेंजीन, इन दोनों में कंपैरिजन कर रही हूं मैं CH3, तो हमारा जो बढ़िया लिविंग ग्रुप होगा दैट विल बी OTS, यानी कि OTS हो गया आपका, OBS हो गया, है ना, OMS या OTF वाला ग्रुप हो गया। दूसरा देखो, मान लो हमसे कोई कंपैरिजन पूछ ले कि यहाँ पे S डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या है बेटा, बेंजीन है, इधर क्या लगा हुआ है CH3, और दूसरा ग्रुप आपसे दे दिया O माइनस S डबल बॉन्ड O CF3। इन दोनों में अगर हमसे कंपैरिजन पूछ ले तो जो बढ़िया लिविंग ग्रुप होगा दैट विल बी दिस वन। क्यों? क्योंकि यहां से तीन तीन फ्लोरीन को लग जाने की वजह से इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। दैट्स वाई नेगेटिव चार्ज को बहुत ज्यादा स्टेबलाइज करता है, बहुत ज्यादा स्टेबलाइज करता है, ठीक है, यानी कि ये बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज को क्या करता है, स्टेबलाइज करता है। ये कुछ ट्रेंड्स हैं बेटा जो एक्सपेरिमेंटली हमने रेट को ऑब्जर्व करा और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमने इन ट्रेंड्स को लिख दिया। अब तुम बोलोगे कि नहीं मैम कुछ और लिविंग ग्रुप ले आते हैं और उसको हम कंपैरिजन करते हैं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। सारी चीजें हमने रिएक्शन की है, रिएक्शन के बाद में जो एक्सपेरिमेंटल डाटाज आए हैं, एक्सपेरिमेंटल रेट ऑफ द रिएक्शन आई है, उसके बेसिस पे हम कंसेप्ट्स है वो डिफाइन करते हैं, उसके बेसिस पे हम अपने कंसेप्ट्स है वो डिफाइन करते हैं ताकि आप लोगों के लिए थोड़ा सा इजी रहे चीजों को। अब ये जो CF3 है, इसमें मतलब जब कार्बन के ऊपर तीन तीन हेलोजन्स लग जाते हैं ना, तो वहां पे आता है कंसेप्ट ऑफ ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। क्या आपने कंसेप्ट ऑफ ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ा है? क्या आप लोगों ने, हाँ ठीक है ना, बढ़िया है, पढ़ा चुके हो, तो क्या आपने, बढ़िया है भाई, पढ़ चुके हो ना, ठीक है, क्या आपने कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ा है? कुछ चीजों के कंपैरिजन, एक जैसी चीजों के कंपैरिजन हम देखेंगे। कौन सा एग्जाम्पल एक्सेप्शन है बेटा? नहीं, ये वाला एक्सेप्शन नहीं, ये वाला एग्जाम्पल एक्सेप्शन नहीं है। कौन सा एक्सेप्शन की आप बात कर रहे हो? कौन से एक्सेप्शन की बात कर रहे हो? Cl माइनस इज द गुड लिविंग ग्रुप, ठीक है, फ्लोरीन और Cl माइनस, फ्लोरीन F माइनस इज पुअर लिविंग ग्रुप, Cl माइनस इज अ गुड लिविंग ग्रुप। उसका तो मामला हमारा सॉर्टेड है ना, उसका मामला हमारा सॉर्टेड है बेटा, सॉर्टेड है। कौन से एग्जाम्पल की आप बात कर रहे हो? नहीं मैम, तो देखो इधर देखो, जब, ध्यान से सुनना इस चीज को, कंसेप्ट ऑफ ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ये जो ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट है कब ऑब्जर्व होता है हमें? जब एक एटम के ऊपर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लग जाते हैं, ठीक है ना, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लग जाते हैं, तो जनरली ये हमें ऑब्जर्व होता है जब कार्बन के ऊपर तीन तीन हेलोजन्स लग जाते हैं, है ना। जब हमारे पास में, आपने बताया हेलोजन्स पुअर लिविंग ग्रुप है ना, अरे नहीं बेटा, इधर देखो, दीज आर द पुअर लिविंग ग्रुप, जो नेगेटिव चार्ज को या तो वैकेंट डी ऑर्बिटल से स्टेबलाइज कराएंगे, दैट आर द गुड लिविंग ग्रुप, न्यूट्रल होंगे गुड लिविंग ग्रुप, रेजोनेंस स्टेबलाइज होंगे, दैट आर आल्सो द गुड लिविंग ग्रुप। अब देखो इसका तो मामला सॉर्टेड है कि ये सबसे बढ़िया लिविंग ग्रुप है क्योंकि ये न्यूट्रल है। मुझे कंपैरिजन करना था वैकेंट और रेजोनेंस स्टेबलाइज में, इनका भी मामला बिल्कुल क्लियर है। ये एग्जाम्पल देखिए कि जनरली वैकेंट डी ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबलाइज हैं O C डबल बॉन्ड और CH3 की जगह, बट अगर यहीं पे OTS OBS O ट्रिपलेट टाइप के ग्रुप आ जाते हैं तो वो बढ़िया लिविंग ग्रुप है एज कंपेयर टू इनके। ये कहां लिखा है बेटा? ये लिखा है हमारा पीटरस्काइज। ये कहां लिखा है? ये लिखा है हमारा पीटरस्काइज, ठीक है, पीटरस्काइज में। ये रेफरेंस किताब है रिएक्शन मैकेनिज्म की, जो आपको फॉलो अप नहीं करनी है, MSc में कुछ लोग इसको फॉलो अप करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कि जब क्लोरीन, कार्बन के ऊपर ना तीन तीन फ्लोरीन आ जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे CH3Cl है, तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कार्बन की कम, क्लोरीन की ज्यादा, तो क्लोरीन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर बेसिकली क्या, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। अगर यही चीज हम तीन हाइड्रोजन को हटा के तीन फ्लोरीन अगर यहाँ पे लगा देते हैं ना, यहां इन्वॉल्व होता है कंसेप्ट ऑफ ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इन तीन तीन फ्लोरीन के लगने की वजह से
इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है और इतनी बढ़ जाती है कि ये कार्बन एक्वायर करता है डेल्टा नेगेटिव चार्ज और क्लोरीन एक्वायर करता है डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि कार्बन क्या एक्वायर करता है, कार्बन एक्वायर करता है डेल्टा नेगेटिव चार्ज और क्लोरीन एक्वायर करता है बेटा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। दैट्स व्हाई, किसकी वजह से, क्योंकि कार्बन के ऊपर 3 हैलोजेंस लगे हुए हैं, इसी को बोलते हैं ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब जब एक से ज्यादा एटम्स जब हमने यहाँ पे अटैच कर दिए, यहाँ पे मैंने कितने एटम अटैच कर दिए, 3, और तीनों हैलोजेंस, तो यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होती है किसकी, कंसेप्ट ऑफ ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या आपको ये चीज समझ में आई? आपको ये समझ में आया कि कौन सा ग्रुप हमें निकालना है और कौन सा ग्रुप हमें नहीं निकालना है? पहले मुझे ये बताइए आप लोग इनका कंपैरिजन कि सबसे पहले हमारे पास में न्यूट्रल आर द गुड लिविंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से स्टेबलाइज है दैट आर द पुअर लिविंग ग्रुप। वो इतनी आसानी से नहीं निकलेंगे बेटा, उसके लिए हमें निकालने के लिए, उन ग्रुप्स को निकालने के लिए हमें थोड़ा सा वी हैव टू इंक्रीज द रिएक्शन कंडीशन, वी हैव टू गिव द एक्स्ट्रा फोर्स, जिसके बाद में हमें वो निकलने को दिखते हैं। बट जिनके पास में वैकेंट डी ऑर्बिटल है और रेजोनेंस स्टेबलाइज है, दे विल मूव इजिली। बट अगर आपका इसका O माइनस AC के साथ में कंपैरिजन करोगे तो जनरली वैकेंट डी ऑर्बिटल आर मोर स्टेबलाइज देन द OAC। बट उसी का अगर आप OTS, OTF और इनके साथ में कंपैरिजन करोगे तो दैट विल बी मोर स्टेबलाइज देन दीज ग्रुप्स। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। आप सभी को क्लियर हो गया या नहीं हुआ, ये बताइए जल्दी से। दिस इज मतलब समवट एक्स्ट्रा ही है, ये आपके सिलेबस से कुछ एक्स्ट्रा ही है, बट हम चीजें क्लियर करते हुए चल रहे हैं तो इसीलिए हम इसको क्लियर करेंगे। नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स हमारे क्वेश्चंस आने शुरू हो जाएंगे, जहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी तक प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन है वो लिविंग ग्रुप का, तो बेसिकली हमारे कंसेप्ट है वो पूरा ही समझ में आएगा। ठीक है, पूरी ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें ध्यान रखना है, पूरी ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये काम आएगा। 2 फ्लोरीन ग्रुप है तो क्या होगा बेटा, ऐसे तो फिर 1 फ्लोरीन ग्रुप आ जाएगा। नहीं, देखो ये जो कंसेप्ट हमें ऑब्जर्व होता है वो 3 फ्लोरीन ग्रुप या 3 हैलोजन या 3 Br के साथ में हमें ऑब्जर्व होता है। अब तुम बोलोगे मैम अगर आयोडीन हो, आयोडीन का एग्जाम्पल अभी तक मुझे रेफरेंस किताब में नहीं मिला है, तो बिना रेफरेंस के हम किसी बारे में बात नहीं करेंगे। 2 अगर फ्लोरीन है ना, 2 अगर फ्लोरीन है तो उस केस का भी एग्जाम्पल हमें मेंशन ही नहीं है, तो वो एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखूंगी भी नहीं और एग्जामिनर आपको देगा भी नहीं पेपर में, है ना, देगा भी नहीं आपको। 3 हैलोजेंस, हाँ बिल्कुल 3 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन और 1 क्लोरीनो, मैंने बात करी 3 हैलोजेंस की, नोट अबाउट द 2 हैलोजेंस। 3 हैलोजेंस अगर यहाँ कार्बन पे प्रेजेंट है देन वहां पे ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट लग जाता है। बट 2 हैलोजेंस अगर आपको लगाओगे तो इसके बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो आई एम स्पीचलेस एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, आई एम स्पीचलेस एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। अब किसमें क्या दिक्कत है, टोसाइलेट और दिस इज टोसाइलेट हो गया है, ये ट्रिफलेट हो गया। ट्रिफलेट है वो ज्यादा स्टेबलाइज लिविंग ग्रुप है। बताइए अब किसी को कोई दिक्कत है यहां तक, जल्दी बोलिए। उल्टा पुल्टा रूल क्यों बनाते हो? कौन बनाता है भाई उल्टा पुल्टा रूल? रेजोनेंस और वैकेंट डी ऑर्बिटल में बेस्ट लिविंग ग्रुप कौन सा है? अकेला हम ये नहीं बोल सकते कि रेजोनेंस वाले बढ़िया लिविंग ग्रुप है, ये भी तो रेजोनेंस स्टेबलाइज है बट ये बढ़िया लिविंग ग्रुप नहीं है। अरे भाई सारा तो मैंने आपको कंपैरिजन करा दिया है इसमें। न्यूट्रल आर द मोर, न्यूट्रल के ऊपर तो चार्ज ही नहीं है, तो न्यूट्रल तो सबसे ज्यादा बेटर लिविंग ग्रुप है, सबसे ज्यादा बेटर लिविंग ग्रुप है। अरे मेरी बात सुनो तुम ध्यान से बेटा, ऑर्डर नहीं है पर्टिकुलरली कि हम यहां से ऑर्डर लिखेंगे कि पहले ये आएगा, पहले वो आएगा, पहले ये आएगा। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि न्यूट्रल इज मोर स्टेबल देन द चार्ज, और चार्ज में भी कौन से ज्यादा स्टेबल है, या तो वो उसके पास में वैकेंट डी ऑर्बिटल हो या फिर वो रेजोनेंस स्टेबलाइज। ठीक है, या फिर वो क्या हो बेटा, रेजोनेंस स्टेबलाइज हो। लास्ट में आते हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करते हैं,
और जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी नहीं है तो वो तो पुअर लिविंग ग्रुप ही है हमारे, ठीक है ना, पुअर लिविंग ग्रुप ही है हमारे। मैम ये लड़का जो 2FCl बोल रहा है, अच्छा अच्छा कोई बात नहीं। अब देखो उसके बाद में ये वैकेंट ऑर्बिटल और रेजोनेंस हम ऐसे कंपैरिजन नहीं कर सकते। जो ये वैकेंट ऑर्बिटल और रेजोनेंस है बिना डाटा के हम इसको कंपैरिजन नहीं कर सकते, बट उसमें भी मैंने आपकी चीजें बिल्कुल सिंप्लीफाई कर दी हैं। कैसे कर दी हैं? यहाँ पे या तो आपको ओएसी ओएसी में कंपैरिजन मिलेगा या फिर टोसाइलेट टाइप के ग्रुप्स मिलेगा, इनको भी तो कंपैरिजन कर दिया है ना भाई। अब बताओ, अब किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, अब यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। ठीक है भाई। अभी तक सिर्फ बेस ही बन रहा है बेटा। अभी ये रिएक्शंस में देखो, ऑर्गेनिक में ऐसा नहीं है कि एक एक टॉपिक पढ़ा उसके एग्जांपल्स हमने कर लिए बहुत सारे, नहीं नहीं नहीं, पहले बेस बनाते हैं कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम इसके एग्जांपल्स करेंगे ना तो सारे कंसेप्ट है वो मिक्सअप आएंगे हमारे, तो तब हमें इन चीजों की जरूरत पड़ेगी, तब हमें इन चीजों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सारे एग्जाम्पल्स है वो क्या आएंगे, मिक्सअप आएंगे। अभी मैंने बाय थोड़ी बोला है, बाय थोड़ी बोला है, तुम तो बाय बाय बोल रहे हो। क्लास कहां बंद करी है भाई मैंने, अपनी मर्जी से क्लास बंद? अरे नहीं नहीं, ओके कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, शांति रखो, ठीक है बच्चों। ओके सो यानी कि अभी जो हमारे एग्जाम्पल्स आएंगे, एग्जाम्पल्स हम ऐसे नहीं करेंगे, एग्जाम्पल्स में हमें कंसेप्ट यूज होंगे, उसके बाद में हम चीजें जैसे जैसे स्मूथली एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि सारी चीजें हमारी यूज होने वाली हैं, तो इसीलिए पहले कॉन्सेप्ट देन एग्जाम्पल्स, ठीक है ना, टाइम होने वाला है। बैकलॉग लग गया है तो बेटा एक एक लेक्चर को ट्राई करो करने की, ठीक है, एक एक लेक्चर को ट्राई करो करने की। 2 बजे क्लास है मैम, खाना तो खाना पड़ेगा ना मैम? अच्छा तुम्हें खाना भी खाना पड़ेगा, ओके बच्चों कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास है। अब देख लो तुम ही कम पढ़ते हो, मैं अपनी क्लास नहीं छोड़ रही हूँ, तुम ही कम पढ़ते हो, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इतना कर लो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है तो इसको ध्यान रखेंगे बिल्कुल, ठीक है। आज भाई एमओटी नहीं हुई है हमारी आज की क्लास की, और क्या क्या नहीं हुआ है, एमओटी नहीं हुई है हमारी आज की क्लास की, न्यूक्लियोफाइल वर्सेस बेस है ये भी नहीं हुआ है, ये भी हम कल की क्लास में करेंगे। कल की क्लास में हम सब्स्टिट्यूशन को भी इंट्रोड्यूस करेंगे, देन हमारा चैप्टर है वो शुरू हो जाएगा, उसके बाद में वहां से क्वेश्चंस भी हम देखेंगे। तो समरी अगर हम देखें आज की क्लास में, बस बस सुन लो अब शांति से, समरी अगर हम देखें आज की क्लास में तो हमने देखा न्यूक्लियोफाइल को हम कैसे पहचानते हैं। अभी तक सिर्फ हम रिएक्शन का इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अब सिर्फ अभी तक सिर्फ हम अपनी रिएक्शन का इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ रहे हैं न्यूक्लियोफाइल। उसके बाद में बेटा हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल देखा, इलेक्ट्रोफाइल के बारे में हमने चीजें देखी, देन लिविंग ग्रुप का कंसेप्ट हमने देखा, लिविंग ग्रुप का कंसेप्ट हमने देखा कि लिविंग ग्रुप है वो बेसिकली क्या है। बस आज की क्लास में कौन सा ग्रुप हमें निकालना है, कौन सा इलेक्ट्रॉन रिच है, कौन सा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, सिर्फ यही हमने देखा। आपके लिए होमवर्क क्या है, कोई डीपीपी नहीं आएगी आज आपकी, क्योंकि डीपीपी के अभी जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चन तक अभी तक हमें नहीं पहुंचे हैं, क्वेश्चंस तक पहुंचने से पहले हमें कंसेप्ट, इस चैप्टर के कंसेप्ट पता होने चाहिए। आज कोई डीपीपी नहीं आएगी। आपका होमवर्क क्या है, पहले वाली क्लास और आज की क्लास को बहुत अच्छे से आपको रिवाइज करना है। कल की क्लास में हमारे जो कमेंट्स थे वो ऑफ हो गए थे तो डाउट्स नहीं ले पाई हूं। आई विल ट्राई कि बहुत जल्दी आपकी क्लास लगे, डीपीपी 3 ऑनवर्ड्स वी विल टेक योर डाउट, ठीक है ना। ओके ओके, सो थैंक यू सो मच। किसी को कोई डाउट है अब बताइए मुझे, अब बताइए, लास्ट 5 मिनट्स फॉर योर डाउट्स। किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए,
बैकलॉग की सुबह, अरे इतना मत करो ना बेटा, जितना टाइम मिले एक एक दो दो क्लास कर लो। ऐसे करोगे तो फिर सारा दिन फिर जो हो रहा है उसको आप रिवाइज नहीं करोगे, है ना, रिवाइज नहीं कर पाओगे। एक एक दो दो क्लास करो, और जब आपका ऑफ हो सैटरडे संडे को दो दो तीन तीन क्लास करो, ठीक है, तब कवर अप हो जाएगा। अब बताइए किसी को कोई डाउट हो? लास्ट 5 मिनट्स फॉर योर डाउट। किसी को कुछ पूछना है अब ले सकते हो। देखो चीजें ऐसे स्मूथ चलती हैं, है ना, पहले हमने पढ़ लिया फिर तुम डाउट ले लो, तुम्हारे डाउट्स भी हो जाएंगे और मेरा सिलेबस भी हो जाएगा। नो, आज का होमवर्क है और अरे पढ़ाई नहीं। बिना फिजिकल के रैंक आ सकते हैं बेटा, ये आपका जैम का पेपर है, बिना फिजिकल के नहीं होगी अच्छी रैंक। भाई पूरी क्लास कैसे रिपीट करूं, उसमें कौन सा टॉपिक है वो आप बताइए मुझे, कौन सा टॉपिक है वो आप मुझे बताइए। गुड, ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है तो यही हम अपनी क्लास है वो एंड करते हैं, ठीक है। तो आप क्लास के 5 to 10 मिनट्स अपने डाउट्स ले सकते हो। बाय बाय बच्चों, टेक केयर, थैंक यू सो मच।